हिंदी। एल्डर बोरोन का नारकीय प्रशिक्षण। डेमन और हेक्टर द्वारा लकड़ी के घर को नष्ट करने से कुछ मिनट पहले एल्डर बोरोन और जेसन दूर से उनके मैत्रीपूर्ण मैच को देख रहे थे। एल्डर बोरोन, मुझे लगता है कि वे उस प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं जो मैं आपसे प्राप्त कर रहा हूं, जेसन ने अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। तुम सचमुच खुश दिख रहे हो, जेसन। हाँ हाँ, एल्डर बोरोन ने हेक्टर और डेमन के बीच लड़ाई देखना जारी रखा और हंसते हुए जेसन से कहा, बेशक, मैं खुश हूं। ये दोनों लोग मुझे खास समझते हैं क्योंकि आप मुझे बिना किसी नारकीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षित कर रहे हैं। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें किस तरह का विशेष प्रशिक्षण मिलेगा, तब मैं उनसे पूछूंगा कि उन्हें कैसा लगता है। हाँ हाँ, जेसन उत्साहित था जब उसने डेमन और हेक्टर के बीच दोस्ताना मुकाबला देखा। वह इसलिए उत्साहित था क्योंकि एल्डर बोरोन ने उससे कहा था कि जब डेमन और हेक्टर दोनों अपने मौलिक आत्माओं को एक मैत्रीपूर्ण लड़ाई के लिए बुलाएंगे और यदि उन्हें उनकी लड़ाई पसंद आएगी, तो वह उन्हें अपने साथ प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण बहुत कठिन था और कभी कभी जेसन को लगता था कि एल्डर बोरोन द्वारा संरक्षित होकर नारकीय प्रशिक्षण से गुजरने के बजाय उच्च स्तरीय आत्मिक जानवर के हाथों मर जाना बेहतर होता। जब आप एल्डर बोरोन के प्रशिक्षण से गुजर जाएंगे, तब बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं, जेसन ने मन ही मन खुद से कहा, क्योंकि हर बार जब वह शापित जंगल की गहराई में अपने नारकीय प्रशिक्षण से लौटता था, तो उसे डेमन और हेक्टर द्वारा परेशान किया जाता था। वे कहते थे कि जेसन भाग्यशाली था और अजाक्स के बाद जेसन एल्डर बोरोन का विशेष छात्र था। इसलिए उसने सोचा कि जब वे ऐसा कुछ कहेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। मुझे आशा है कि आप दोनों उसका प्रशिक्षण सहन करेंगे, डेमन और हेक्टर। जेसन को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। वह बस यही चाहता था कि वे भी वही अनुभव करें जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में अनुभव किया था। चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमन और हेक्टर के बीच लड़ाई देखते हुए दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहे। बूम बूम, अचानक उन्होंने दो विस्फोट सुने, जिनमें से एक विस्फोट से जेसन चौंक गया और जल्द ही उसे अजीब सा महसूस हुआ और वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। मुझे लगता है मैं उन्हें आपसे अधिक प्रशिक्षित करूंगा, एल्डर बोरोन ने गंभीर स्वर में कहा, जिससे जेसन कांप उठा। ऐसा लगता है कि आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, प्रशिक्षण से बच नहीं पाएंगे दोस्तों, जेसन ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। जल्द ही एल्डर बोरोन अपने स्थान से उठे और नष्ट हो चुके लकड़ी के घर की ओर बढ़ने लगे। उसके पीछे जेसन भी बिना कोई आवाज किए चुपचाप उसके पीछे चला गया। लगता है तुम दोनों सजा के लिए तैयार हो। हाँ हाँ, एल्डर बोरोन ने हेक्टर और डेमन दोनों के चिंतित चेहरों को देखते हुए जोर से हंसा। सजा। हेक्टर और डेमन ने एक ही शब्द एक साथ कहा और वे और भी अधिक चिंतित हो गए। एल्डर बोरोन ने शांतिपूर्वक उन्हें समझाया। सचमुच। एल्डर बोरोन की बातें सुनकर दोनों उत्साहित हो गए और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। एल्डर बोरोन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ गड़बड़ ही ना हो और जेसन की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम्हें संदेह है तो अपने बड़े भाई जेसन से पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, एल्डर बोरोन, हम आप पर संदेह क्यों करेंगे। इस बारे में बड़े भाई जेसन से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेमन ने अपना सिर हिलाया और जेसन से पूछने के एल्डर बोरोन के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। हाँ, एल्डर बोरोन, हम आप पर विश्वास करते हैं, हेक्टर ने डेमन का समर्थन किया और सहमति में अपना सिर हिलाया। फिर भी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब से, आप अनुभव करेंगे कि पिछले कुछ सप्ताहों में मैंने कैसे जीवन जिया। ओह माफ करें, मुझे लगता है कि आप मुझसे भी ज्यादा अनुभव करेंगे। क्या ये सही नहीं है, एल्डर बोरोन? फिर भी, जेसन आगे आए और संक्षेप में बताया कि कल से उनका जीवन कैसा होगा। हाँ, एल्डर बोरोन ने नष्ट हो चुके लकड़ी के घर को देखते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन एल्डर बोरोन, इस लकड़ी के घर का क्या हुआ? हेक्टर और डेमन दोनों ने एक ही समय में एक ही प्रश्न पूछा जब उन्होंने देखा कि एल्डर बोरोन नष्ट हो चुके लकड़ी के घर को देख रहे थे। चिंता मत करो, हालांकि हमारे लिए लकड़ी के घर को फिर से बनाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं इसका ध्यान रखूंगा। एल्डर बोरोन को पता था कि वह दोनों युवकों को सक्रिय रूप से दोषी नहीं ठहरा सकता था, इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। सिमरिस, बाहर आओ, उनसे ये कहने के बाद एल्डर बोरोन ने अपनी आत्मिक चेतना से अपनी मौलिक आत्मा को बुलाया। जैसे ही उन्होंने आह्वान किया, एल्डर बोरोन के अंदर से एक काला पारदर्शी प्राणी निकला, जो जमीन से निकली छाया जैसा दिख रहा था। बहुत समय हो गया, आपने मुझे बुलाया, गुरुजी। सिमरिस ने पीछे मुड़कर एल्डर बोरोन की ओर देखा और फिर उनसे कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही है। वह पहला तत्व आत्मा था जिसे अजाक्स ने अपने जीवन में कभी देखा था। वह एल्डर बोरोन की डार्क एलिमेंटल आत्मा थी और उसका स्वभाव बहुत चंचल था।
सूर्यास्त से पहले एक बार फिर लकड़ी का घर बनाओ। एल्डरबॉर्न ने सिमरिस के प्रश्न का उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई, इसके बजाय उन्होंने उसे लकड़ी का घर बनाने का आदेश दिया। क्या मेरे लकड़ी के घर का क्या हुआ? जब उसने एल्डरबोरोन की बातें सुनी तो सिमरिस चिंतित हो गया, और जब उसने नष्ट हुए लकड़ी के घर को देखा तो वह उत्तेजित हो गया और जल्दी से अपने विनाश का कारण पूछा। लकड़ी के घर को नष्ट करने पर वह इसलिए उत्तेजित हो गया क्योंकि उसने ही सबसे पहले इस घर का निर्माण किया था। ये किसने किया, गुरुजी? अपने डरावने रूप के बावजूद सिमरिस को अपने द्वारा बनाई गई चीजों की बहुत परवाह है। इसलिए उसने एल्डरबोरोन से एक बार फिर पूछा। यह एक उच्च स्तरीय आत्मा जानवर द्वारा किया गया है, हालांकि हमारे यहाँ आने से पहले ही यह बहुत पहले चला गया था। इसलिए समय बर्बाद न करें और सूर्यास्त से पहले इसका निर्माण करें। एल्डरबोरोन ने वास्तविक कारण के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह जानता था कि सिमरिस हेक्टर और डेमन से बदला लेगा, उन्हें नहीं मारेगा। इसलिए उसने उसे इसके बारे में नहीं बताया। हाँ मास्टर, सिमरिस ने अपना सिर हिलाया और अपना काम शुरू कर दिया, फिर बुदबुदाया, अगर भविष्य में तुम मुझसे भिड़े तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यदि डेमन और हेक्टर को उसके विचारों के बारे में पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से एल्डरबोरोन का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि एल्डरबोरोन ही एकमात्र व्यक्ति था जो उन्हें सिमरिस से बचा सकता था। भविष्य में सावधान रहना और उसे सच्चाई के बारे में मत बताना, अन्यथा वह जीवन भर तुम्हारे साथ खेलता रहेगा। एल्डरबोरोन ने उन्हें सिमरिस के बारे में चेतावनी दी और फिर अपने अंतरिक्ष वलय से एक बिस्तर निकाला और उस पर आराम करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने एल्डरबोरोन के शब्द सुने तो डेमन और हेक्टर दोनों अवाक रह गए। ज्यादा मत सोचो और अभी आराम करो, जेसन आगे आया और उनके कंधे थपथपाते हुए उन्हें आराम करने के लिए कहा। हाँ बड़े भाई जेसन। धन्यवाद बड़े भाई जेसन। डेमन और हेक्टर ने आराम करने के लिए एक पेड़ की ओर बढ़ने से पहले जेसन को धन्यवाद दिया। आपके पास आराम करने के लिए केवल एक दिन है, उसके बाद आपको आराम नहीं मिलेगा। प्रकृति के सार को अवशोषित करने के लिए एक जगह खोजने से पहले जेसन ने चुपचाप अपने दिमाग में सोचा। भागने की योजना। अजाक्स ने नए आए कुलीन दानव जनरल को देखा और अपनी भौहें उठाईं। तो क्या आप मेरे मिशन की प्रगति जानना चाहते हैं? नव आगमन वाला कुलीन दानव जनरल कोई और नहीं बल्कि स्वयं छठा दानव राजा था। हालांकि अजाक्स को यह पता नहीं है क्योंकि सभी राक्षस राजाओं के पास राजा क्षेत्र की खेती है। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। अजाक्स ने राक्षस राजा को कोई उत्तर नहीं दिया, जो अपने एक सेवक के शरीर का उपयोग करके मानव संसार में आ रहा था। इसके बजाय उसने मन ही मन सोचा, चूंकि सिस्टम उसकी ताकत का मूल्यांकन करने में असमर्थ था, तो वह निश्चित रूप से एक कुलीन दानव जनरल है। मुझे सावधान रहना चाहिए और यहां से भाग जाना चाहिए। सिस्टम उच्च स्तरीय प्राणियों की साधना का मूल्यांकन नहीं कर सकता था। इसलिए डिफॉल्ट रूप से अजाक्स ने नए आए दानव को एक कुलीन दानव जनरल के रूप में माना। अपने सभी तुरुप के पत्तों के साथ वह एक स्तर 10 दानव जनरल का ख्याल रख सकता था, हालांकि वह कुलीन जनरल क्षेत्र के साधकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए सबसे पहले उसने सोचा कि वहां से भाग जाना चाहिए। शर्मिंदा मत बनो। जब अजाक्स से कोई उत्तर नहीं मिला तो राक्षस राजा ने उस पर हंसते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे पिछले हमले को चकमा देने में सक्षम हो, इसलिए मैं वह जानकारी बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। ऐसा कहते हुए राक्षस राजा ने अजाक्स के सम्मन की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगता है मैं एक ऐसे मानव प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने जा रहा हूं जो दोहरी समन करता है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये यात्रा के लायक है। राक्षस राजा ने चुपचाप अपने दिमाग में सोचा और आगे बढ़ने से पहले अज्जा को देखा, चूंकि आप पहले से ही मेरे राक्षस आक्रमण के पहले और तीसरे उद्देश्य के बारे में जानते हैं, मुझे आपको दूसरे की प्रगति के बारे में बताने दें। दानव राजा ने मुख्य दानव जनरल को देखते हुए एक छोटा विराम लिया और कहा, मैंने शीर्ष 3 कप्तानों को मारने के लिए प्रसिद्ध कप्तान हत्यारे और उसके दोस्त को भेजा था, जिसमें दानव हत्यारा कप्तान हत्यारे के दोस्त द्वारा बुरी तरह घायल हो जाता है, इससे पहले कि वह गिल्ड मास्टर द्वारा बचाया जाता है, और कप्तान हत्यारा खुद अन्य 2 शीर्ष कप्तानों पर नजर रख रहा है। तुम कौन हो? तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? अजाक्स को वास्तव में समझ में नहीं आया कि नया आया दानव जनरल क्या कह रहा था और वह ऐसा क्यों कह रहा था। इसलिए उसने उस जगह से भागने की योजना के बारे में सोचते हुए उससे पूछा। नोव ALBJNN। ओह, मेरी गलती, मैं अपना परिचय देना भूल गया। दानव राजा मुस्कुराया और बोला, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने उन 3 उद्देश्यों के लिए इस आक्रमण की योजना बनाई थी जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। मेरा नाम गैरेथ है और मैं दानव दुनिया के दानव राजाओं में से एक हूं। जैसे ही राक्षस राजा ने अपना परिचय दिया, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। क्या एक राक्षस राजा? अजाक्स एक पल के लिए चौंक गया क्योंकि वह अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर सका।
हालांकि यह आश्चर्य अधिक समय तक नहीं रहा क्योंकि उसने अपने सामने राक्षस को जवाब दिया, आप कह रहे हैं कि एक राक्षस राजा और आप अपने सेवकों की निगरानी करने आए हैं? हाँ हाँ, क्या मजाक है? अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स हंसने लगा जिससे राक्षस राजा क्रोधित हो गया। राक्षस राजा अजाक्स के उपहास से बहुत क्रोधित था, हालांकि किसी कारण से उसने अभी तक अजाक्स पर हमला नहीं किया। क्या वह पत्थर अभी भी तुम्हारे पास है? अजाक्स पर हमला करने के बजाय दानव राजा ने चुपचाप मुख्य दानव जनरल से आवाज संचरण के माध्यम से कुछ पत्थर के बारे में पूछा। अपने सामने मौजूद राक्षस से बात करते समय अजाक्स ने मुख्य राक्षस जनरल के चारों ओर अपना हाथ रख दिया ताकि उसे उस राक्षस से बचाया जा सके जो खुद को राक्षस राजा होने का दावा कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने अपने सिर में धीमी आवाज सुनी तो मुख्य दानव सेनापति एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, हाँ दानव राजा, यह मेरे पास है, कृपया मुझे बचाओ। मुख्य दानव सेनापति जानता था कि अगर उसने कहा कि पत्थर का इस्तेमाल पहले ही अजाक्स ने राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी पर किया है तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला, मानव बदमाश, अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे समन को बिना मारे जाने दूंगा, इसलिए उसे छोड़ दो। ये सुनने के बाद कि पत्थर अभी भी मुख्य दानव जनरल के पास है, दानव राजा ने राहत की सांस ली और शांति से अजाक्स को चुनने का विकल्प दिया। वास्तव में अजाक्स ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह वास्तव में उत्साहित था, लेकिन वह जानता था कि कभी भी किसी राक्षस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर राक्षस राजा पर। हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा बशर्ते तुम उसे अकेला छोड़ दो, राक्षस राजा ने अपने रूखे चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। एक बार जब तुम उसे अपनी पकड़ से छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहले मेरा मजाक उड़ाने का क्या नतीजा होगा। हे। यद्यपि उसने ऐसा कहा परंतु बाहर से उसके हृदय में कुछ और ही विचार था। ठीक है, अजाक्स जानता था कि वह अपने सामने खड़े राक्षस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यकीन था कि वह राक्षस एक कुलीन राक्षस जनरल है और भले ही वह अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर ले, वह उसके खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। अच्छा, एड्स बाय पब फ्यूचर। राक्षस राजा अजाक्स की मूर्खता से संतुष्ट हो गया और उसने सोचा, हाँ बस उसे छोड़ दो और उससे दूर चले जाओ। वोल्केनिस, बेन और अन्य, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अब वापस जाओ और आराम करो। मुख्य दानव जनरल को रिहा करने के बजाय अजाक्स ने अपनी मौलिक आत्माओं और संकुचित आत्मिक जानवरों को देखा और उन्हें वापस अपनी आंतरिक दुनिया में बुला लिया। भले ही तुमने उन्हें अपनी आत्मिक चेतना में वापस भेज दिया हो, जब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा वे सभी तुम्हारे साथ ही मरेंगे। हे। राक्षस राजा में बहुत धैर्य था, इसलिए वह कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहता था और अजाक्स के वापस बुलाने का इंतजार करता था और मन ही मन हंसता रहता था। अब मैं क्या करूं? राक्षस राजा के प्रस्ताव को पहले ही सुनने के बाद अजाक्स जितना संभव हो सके उतना समय टालने की योजना बना रहा था, ताकि वह राक्षस राजा से बच सके, क्योंकि वह जानता था कि राक्षस कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करते। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि जैसे ही वह अपने हाथों से मुख्य राक्षस सेनापति को छोड़ेगा, राक्षस राजा उसे अवश्य मार डालेगा। अपने बुलावे को वापस बुलाने के बाद उसने राक्षस राजा से बच निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अपने आसपास की स्थिति पर नजर डाली। अजाक्स को बच निकलने का रास्ता ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह न केवल एक पलायन मार्ग था बल्कि यही कारण था कि वह शापित रसातल में आ गया था। सिस्टम, यहां मालिकहीन आयामी दरार का प्रवेश द्वार होना चाहिए, है न? अजाक्स ने मन ही मन सिस्टम से पूछा जब उसने नक्शे में देखे गए उसी विशाल पत्थर को देखा। डिंग, हाँ, प्रणाली ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया और स्वामी विहीन आयामी दरार के स्थान की पुष्टि की। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस उसे छोड़ दो और यहां से चले जाओ। राक्षस राजा को अंततः महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं था और उसने अजाक्स को मुख्य राक्षस जनरल को छोड़ने के लिए जल्दी किया। कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मुझे किस दिशा से भागना चाहिए और मुझे वह मिल भी गया। अजाक्स को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि जब तक मुख्य दानव जनरल उसके हाथ में है, उसे कुछ नहीं होगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए वह धीरे धीरे मुख्य दानव जनरल को अपने हाथों में लेकर आयामी दरार के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। आत्महत्या कर रहे हैं हम, वह कब तक उसके साथ चलने की योजना बना रहा है? मुख्य दानव जनरल के चारों ओर अपना हाथ रखने की अजाक्स की हरकतों को देखकर दानव राजा को अजीब लगा और उसने मन ही मन सोचा, चलो देखते हैं। राक्षस राजा ने दिलचस्प ढंग से अजाक्स को देखा और धीरे धीरे उसका पीछा किया। वैसे जब तुमने उस राक्षस से पत्थर के बारे में कुछ कहा तो क्या तुम उस पत्थर की बात कर रहे हो जिसे मैंने अभी राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी पर इस्तेमाल किया था? जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह आयामी दरार की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे आवाज संचरण के माध्यम से मुख्य दानव जनरल के साथ संवाद करता रहा।
जब उसने ये शब्द सुने तो मुख्य दानव सेनापति को झटका लगा और वह चिंतित हो गया, क्योंकि यदि राक्षस राजा को पता चल जाता कि पत्थर उसके कब्जे में नहीं है, तो वह निश्चित रूप से राक्षस राजा के हाथों मर जाएगा, भले ही अजाक्स उसे छोड़ दे। मैंने सही अनुमान लगाया। मुख्य दानव जनरल की तरह अजाक्स भी चिंतित हो गया, क्योंकि अगर दानव राजा को उसके पास मौजूद युद्ध कुल्हाड़ी के बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से मुख्य दानव जनरल के हाथों में होने के बावजूद उसे मार देगा। मुझे जल्दी करना होगा, अजाक्स के दिमाग में यही एक विचार था। वह जानता था कि उस राक्षस का सामान्य हमला भी उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझे वह पत्थर दिया है तो तुम्हारा क्या होगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि आप चुपचाप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा, नहीं तो सबसे पहले मरने वाला तुम ही होगे। फिर भी उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया और मुख्य दानव जनरल को लगातार धमकाते हुए उसे तेजी से आयामी दरार की ओर खींच लिया। अजाक्स की लगातार चेतावनियों से मुख्य सेनापति कुछ भी ठीक से सोचने में असमर्थ था, क्योंकि वह बहुत चिंतित था। बस कुछ मीटर और आगे बढ़ो और मैं यहां से भाग सकता हूं। उसी समय अजाक्स ने अपनी नजर दानव राजा, मुख्य दानव जनरल और मालिकहीन आयामी दरार के प्रवेश द्वार पर रखी, और यह उससे केवल 20 मीटर से कम दूरी पर था। यह मानव यहां से भागने के लिए मेरा उपयोग कर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यदि वह यहां से भाग गया तो मैं ही राक्षस राजा के हाथों मरूंगा। हालांकि यदि मैं ये बता दूं कि पत्थर का उपयोग राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी पर किया गया है, जो अब अजाक्स के हाथों में है, तो वह अधिक से अधिक मुझे सजा देगा और मुझे नहीं मारेगा। अंततः जब अजाक्स आयामी दरार से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो मुख्य दानव जनरल के दिमाग में वह घटित हो चुका था जो वह नहीं चाहता था। वह अंततः अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम हो गया था और उसने राक्षस राजा को पत्थर के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। राक्षस राजा के अनुसार अगर वह अजाक्स को मारना चाहता है तो वह कुछ सेकंड में ही ऐसा कर सकता है। इसलिए उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। राक्षस राजा, ये पत्थर है। जल्द ही मुख्य दानव जनरल ने संक्षेप में उन सभी घटनाओं के बारे में बताया जो राक्षस राजा के यहां आने से पहले घटित हुई थी। क्या उसने पत्थर का इस्तेमाल राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी पर किया? जब राक्षस राजा को पत्थर के बारे में सच्चाई पता चली तो वह उत्तेजित हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे बदमाश, हिलना बंद करो। बस मुझे अपना युद्ध कुल्हाड़ी दे दो जिसे तुमने उन्नत किया है और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा और इसे तुम्हारी अंतरिक्ष अंगूठी से दूर ले जाऊंगा। अंततः राक्षस राजा ने अब अजाक्स को कम नहीं आंका और सीधे उससे युद्ध कुल्हाड़ी मांग ली। हाँ, तुम क्या सोचते हो? अजाक्स प्रवेश द्वार से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था। उसने सोचा कि वह पत्थर ही है और जोर से हंसते हुए वह धीरे धीरे 1 मीटर आगे बढ़ा। मैंने कहा, हिलना बंद करो। जब उसने अजाक्स के चेहरे पर उपहासपूर्ण हंसी देखी, तो राक्षस राजा अब उसके साथ बात नहीं करना चाहता था और कहा, तुम इसे कठिन तरीके से करना चाहते हो। ठीक है फिर। ऐसा कहने के बाद उसने अब मुख्य दानव जनरल की परवाह नहीं की और सीधे अजाक्स और मुख्य दानव जनरल पर एक काले आग के गोले को फेंक दिया। काली आग का गोला देखने से ही एक भयानक एहसास दे रहा था और अजाक्स ने भी अब मुख्य दानव जनरल की परवाह नहीं की और मुख्य दानव जनरल को काली आग के गोले की ओर धकेलने से पहले चट्टान में कूद गया। क्या वह अपना सिर मारने की कोशिश कर रहा है या क्या? जब राक्षस राजा ने देखा कि अजाक्स बड़े पत्थर की ओर अपना सिर करके कूद रहा है, तो उसे लगा कि अजाक्स आत्महत्या कर रहा है। हालांकि इससे पहले कि तुम आत्महत्या करो, मेरी काली ज्वाला तुम्हारी जान ले लेगी। राक्षस राजा ने अपनी उंगलियां चटकाई और काले रंग के आग के गोले की गति अचानक बढ़ गई। बादल कदम। अजाक्स सावधान था और उसने तुरंत काले आग के गोले से बचने के लिए स्तर 2 क्लाउड स्टेप्स का उपयोग किया। स्वोश। जब काली आग का गोला अजाक्स को छूने ही वाला था, तो उसकी गति बढ़ गई और वह उस विशाल चट्टान में इस तरह घुस गया मानो उसने पानी में गोता लगाया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूम। काली आग का गोला विशाल आग के गोले पर गिरा और उसमें प्रवेश करने के बजाय आग का गोला फट गया और विशाल पत्थर नष्ट हो गया। क्या हुआ? वह एक चट्टान में कैसे घुस गया? जब तक कि उस मालिकहीन आयामी दरार का प्रवेश द्वार न हो, राक्षस राजा ने अपने चेहरे पर एक हैरान करने वाले भाव के साथ कहा और जल्दी से नष्ट हुए चट्टान के टुकड़ों की ओर बढ़ा। ये स्थानिक तरंगे हैं। जब उसने उस क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया जहां पहले विशाल पत्थर पड़ा था, तो राक्षस राजा को उस स्थान पर हर जगह स्थानिक लहर का एहसास हुआ। लानत है, लानत है। अचानक राक्षस राजा क्रोधित हो गया और अनजाने में उसने अपनी आभा छोड़ दी, जिससे मुख्य राक्षस सेनापति दर्द से कराह उठा। आर्ग। राक्षस राजा, मेरी मदद करो, कृपया। जब काली आग का गोला विशाल चट्टान पर गिरा, तो मुख्य दानव उसके बहुत करीब था और विस्फोट से उसे बहुत नुकसान हुआ था।
वह पहले से ही बहुत कमजोर था और विस्फोट के साथ साथ उसके पास मुश्किल से कोई ऊर्जा बची थी। इसलिए उसने राक्षस राजा से मदद की भीख मांगी। हाँ, मैं तुम्हें पूरी तरह भूल गया था। जब उसने मुख्य राक्षस सेनापति की विनती सुनी तो राक्षस राजा ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और धीरे धीरे उसकी ओर चला। हम मुख्य दानव सेनापति ने जब राक्षस राजा के चेहरे पर भाव देखा तो उसे लगा कि निश्चित रूप से कुछ ठीक नहीं है। हालांकि वह वहां से भागने की स्थिति में नहीं था। न केवल आप आयामी दरार का प्रवेश द्वार नहीं खोज पाए, बल्कि आपने उसे राक्षसी हथियार बढ़ाने वाला क्रिस्टल भी दे दिया, राक्षस राजा ने मुख्य राक्षस जनरल से गंभीर स्वर में कहा, जबकि उनके सामने लगभग 10 काले रंग के आग के गोले बुलाए। वे सभी आग के गोले हवा में मंडरा रहे थे और राक्षस राजा के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तुम्हारी सजा का समय आ गया है। राक्षस राजा मुख्य राक्षस जनरल से कुछ दूरी पर बैठा था और आगे बोला, तुमने जो भी गलती की है उसके लिए तुम्हें एक आग का गोला मिलेगा। यदि तुम सभी आग के गोलों से बच गए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राक्षस ने मुख्य राक्षस जनरल को देखते हुए एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। राक्षसी स्क्रॉल, मुझे उम्मीद है कि मैं इससे बच जाऊंगा और उस मानव बदमाश से अपना बदला लूंगा। मुख्य दानव जनरल ने चुपचाप अपने दिल को मजबूत किया और काले आग के गोले से होने वाली पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार था। अब चलो तुम्हारी गलतियों से शुरू करते हैं। अंततः राक्षस राजा ने मुख्य राक्षस जनरल को सजा देना शुरू किया। इसके बारे में जानकारी देना आपकी पहली गलती है। स्नैप बूम NOWELLBE.CO, उसे इसका उपयोग करने देना एक और गलती है। स्नैप बूम एक ऐसे मानव बालक का बंधक बनना जिसके पास स्तर 1 के कुलीन कमांडर क्षेत्र की खेती थी। स्नैप बूम और दूसरी गलती यह है कि आपने आयामी दरार के प्रवेश द्वार को अपनी नाक के नीचे रखा और फिर भी आप उसे नहीं ढूंढ पाए। स्नैप बूम एड्स बाय पब फ्यूचर, हर बार जब राक्षस राजा कोई गलती बताता तो वह अपनी उंगलियां चटकाता और एक काली आग का गोला मुख्य राक्षस जनरल पर गिरता। हालांकि सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह थी कि जब काली आग का गोला उसके अंदर गिरा तब भी मुख्य दानव जनरल ने कोई आवाज नहीं की, जैसे कि वह मर गया हो। हम अपने दर्द को कम करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करना। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। किसी कारण से दानव राजा ने मुख्य दानव जनरल की प्रशंसा करते हुए कहा, हालांकि आइए देखें कि आप एक ही बार में शेष 6 काले आग के गोले से कैसे बचेंगे। स्नैप अचानक 6 काले अग्नि गोले जो हवा में मंडरा रहे थे मुख्य राक्षस जनरल की ओर बढ़े। तभी राक्षस राजा ने अपनी उंगलियां चटकाई। बूम, पहले के विपरीत इस बार विस्फोट बहुत बड़ा था और इससे आए आवाज भी काफी दूर तक गूंजी। हाँ, विस्फोट से उत्पन्न धूल के शीघ्र बाद साफ हो जाने पर दानव राजा ने मुख्य दानव जनरल के शरीर को देखा जो 10 काले अग्नि गोले गिरने के बाद भी बरकरार था। अब मैं देखूं कि तुम अभी भी जीवित हो या नहीं। राक्षस राजा धीरे से आगे आया और एक क्षण के लिए मुख्य राक्षस सेनापति के सिर पर अपना हाथ रख दिया। तुम एक बहुत बड़े राक्षस हो। यह पता चलने के बाद कि मुख्य दानव जनरल अभी भी जीवित है, दानव राजा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यहां तक कि कुलीन दानव जनरल भी उसके काले आग के गोले से कभी नहीं बच पाए थे। चूंकि आपने मेरा गुस्सा निकालने में मेरी मदद की है तो मुझे आपको एक मौका देने दीजिए। यद्यपि दानव राजा अभी भी अजाक्स के भागने से क्रोधित था, लेकिन मुख्य दानव जनरल पर अपने काले आग के गोले का इस्तेमाल करने से पहले की तुलना में ये ज्यादा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसलिए वह मुख्य दानव जनरल को एक अवसर देना चाहता था। ऐसा कहते हुए राक्षस राजा ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक पत्र निकाला जिससे अशुभ अनुभूति हो रही थी। जाना, उसने राक्षसी पुस्तिका को मुख्य राक्षस सेनापति पर फेंका जो बिना किसी कठिनाई के उसके शरीर में प्रवेश कर गई। शशश, उसके शरीर की सारी चोटें ठीक हो गईं और साथ ही मुख्य राक्षस जनरल का शरीर भी बढ़ने लगा और भी अधिक राक्षसी हो गया। मुख्य दानव जनरल के परिवर्तन को समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे इतना बढ़िया अवसर देने के लिए राक्षस राजा को धन्यवाद। बिना किसी देरी के रूपांतरित राक्षस सेनापति जमीन से उठ खड़ा हुआ और राक्षस राजा के सामने झुककर उसे धन्यवाद दिया। हम राक्षस राजा ने अपना सिर हिलाया और मुख्य राक्षस जनरल के शरीर में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखा और फिर कहा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। राक्षसी स्क्रॉल के आपके शरीर में प्रवेश करने के ठीक बाद आप कुलीन जनरल क्षेत्र के स्तर 2 पर पहुंच गए हैं और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप धीरे धीरे राक्षसी स्क्रॉल से शेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करते रहेंगे। राक्षस राजा ने धीरे धीरे रूपांतरित राक्षस सेनापति को कुछ सुझाव दिए। मैं उन निर्देशों का पालन करूंगा, राक्षस राज। परिवर्तन के बाद मुख्य दानव जनरल दानव राजा के प्रति और भी अधिक सम्मानजनक हो गया और जल्दी से उसे जवाब दिया। अच्छा, राक्षस राजा ने अपने प्रति राक्षस जनरल के रवैये पर अपना सिर हिलाया और आगे कहा, अब से तुम्हारा नाम डेलगोथ होगा। याद रखना।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धन्यवाद राक्षस राजा, मेरे नए जीवन के लिए। क्या आपके पास अब कुछ है जो मुझे करना चाहिए? अपने नए नाम के लिए राक्षस राजा को धन्यवाद देने के बाद मुख्य राक्षस जनरल, जिसे अब डेलगोथ के नाम से जाना जाता था, ने राक्षस राजा से पूछा, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। चूंकि तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम उस मानव बच्चे को उसी समय सफलतापूर्वक पकड़ पाओगे जब वह आयामी दरार से बाहर आएगा। दानव राजा जानता है कि अजाक्स को मालिकहीन आयामी दरार का दावा करने के लिए परीक्षण से गुजरना होगा। इसलिए उसने डेलगोथ को अजाक्स का इंतजार करने के लिए कहा। हाँ दानव राजा, मैं निश्चित रूप से उस बदमाश को पकड़ूंगा और उसे मेरे और मेरी टीम के साथ जो कुछ उसने किया है उसके लिए यातना दूंगा। जब उसने अजाक्स के बारे में सुना तो डेलगोथ राक्षस राजा से भी अधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि अजाक्स उसके जीवन का पहला व्यक्ति था जिसने उसे इतना कष्ट दिया था और वह अपमानित महसूस कर रहा था। इसलिए वह अजाक्स से उसके किए का बदला लेना चाहता था। अच्छा, चूंकि वह बदमाश पहले ही आयामी दरार में प्रवेश कर चुका है, इसलिए जब तक वह परीक्षण पूरा नहीं कर लेता तब तक कोई भी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए अब मैं विदा लेता हूं। राक्षस राजा ने डेलगोथ को अपने अंतिम निर्देश दिए और वहां से चला गया। इसके अलावा मैं अपनी ताकत के कारण मानव संसार में अधिक समय तक नहीं रह सकता और यह शरीर भी अधिक समय तक नहीं टिकेगा। चूंकि राक्षस राजा अपने असली शरीर में नहीं था, इसलिए वह मानव संसार में अधिक समय तक नहीं रह सका। बस तुम रुको बेटा, इससे पहले कि तुम आयामी दरार से बाहर आओ, मैं राक्षसी स्क्रॉल से जितना संभव हो उतना राक्षसी सार अवशोषित करूंगा और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दर्द क्या है। राक्षस राजा के उस स्थान से चले जाने के बाद नव रूपांतरित मुख्य राक्षस सेनापति ने उसी स्थान पर पैर फैलाकर बैठ गया जहां वह अब तक खड़ा था, और मन ही मन उसने अजाक्स से बदला लेने की शपथ ली। जहां तक राक्षस राजा का प्रश्न है, वो उस स्थान से दूर चला गया और सोचने लगा, अपनी राक्षस सेना के 20% को भेजना कितना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तीनों में से केवल एक ही कार्य कर सकता हूं। वह निराश था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपने मिशन पर जितने संसाधन खर्च किए थे वह उसके लायक नहीं थे। अपने अधीन दैत्य सेना का 20% हिस्सा खोना छठे दैत्य राजा गैरेथ के लिए बहुत बड़ा झटका था। नहीं, मैं अपना एक और मिशन पूरा किए बिना वापस नहीं लौट सकता। अचानक राक्षस राजा को कुछ सूझा और उसने तुरंत हवा से एक कागज का ताबीज उठाया और उसमें प्रकृति का कुछ राक्षसी सार डाल दिया। क्या आप अभी भी हैं? राक्षस राजा ने धीरे से ताबीज में कुछ कहा और ताबीज से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। हाँ राक्षस राजा, मैं अभी भी यही हूँ, अपने लक्ष्यों पर नजर रख रहा हूँ और उन्हें मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दानव राजा गैरेथ ने अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं की, उसके हाथ में रखा ताबीज जलने लगा और शीघ्र ही ताबीज में से एक आवाज सुनाई देने लगी। कैप्टन किलर के पिता। जब राक्षस राजा गैरेथ ने ताबीज से निकले शब्द सुने तो उसने अपना सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि तुम दानव दुनिया में वापस लौटने से कम 2 कप्तानों को मार डालो। क्या तुम समझे? फिर भी राक्षस राजा ने एक बार फिर शीर्ष 3 भाड़े के दस्तों के कप्तानों को मारने का आदेश दिया। उनके हाथ में जो ताबीज था उसे संचारक ताबीज कहा जाता था, जिसका उपयोग ताबीज की गुणवत्ता के आधार पर एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए किया जा सकता था। राक्षस राजा के हाथ में एक उच्च कोटि का ताबीज था, इसलिए वह कैप्टन किलर नामक एक कुलीन राक्षस जनरल के साथ संवाद करने में सक्षम था। चूंकि राक्षस राजा ने अपनी राक्षस सेना का 20% हिस्सा जोरोचेस्टर प्रांत पर आक्रमण करने के लिए लगा दिया था, इसलिए वह अधिक से अधिक मानव जीवन लेना चाहता था। हालांकि उच्च स्तरीय मनुष्यों को मारना उसकी प्राथमिकता होगी। जब तक वह एक शीर्ष भाड़े के कप्तान को मार देता है तब तक मेरे सभी नुकसान की भरपाई हो जाएगी, और यदि वह 2 शीर्ष कप्तानों को मार देता है तो मुझे पहले राक्षस राजा से बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। जिस प्रकार राक्षसों को मारने के लिए मनुष्यों को भाड़े के सैनिकों के संघ या शाही परिवार द्वारा पुरस्कृत किया जाता था, उसी प्रकार राक्षसों को भी राक्षस राजाओं के नेता द्वारा पुरस्कृत किया जाता था, जिन्हें प्रथम राक्षस राजा भी कहा जाता था। यद्यपि वह पहले राक्षस राजा को पसंद नहीं करता था, फिर भी छठा राक्षस राजा गैरेथ हमेशा पहले राक्षस राजा के पास मौजूद संसाधनों को लेकर ईर्ष्यालु रहता था। इसलिए वह इस आक्रमण में अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ये दिखाने के बाद कि उसने मानव दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है यह मामला थोड़ा जटिल है राक्षस राजा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि राक्षस राजा ने जो उम्मीद की थी वह ताबीज से नहीं निकला, इसके बजाय उसमें से एक धीमी अविश्वासपूर्ण आवाज आई। ये जटिल क्यों है? गैरेथ ने अपनी भौहें उठाई और कैप्टन किलर से इस जटिलता का कारण पूछा। क्योंकि बूढ़ा गिल्ड मास्टर दोनों कप्तानों के इर्द गिर्द नजर रख रहा है और मैं बड़ी मुश्किल से उन पर नजर रख पा रहा हूं।
कैप्टन किलर ने एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया और गिल्ड मास्टर के बारे में बताया। फिर से, अरे यार, तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हो? राक्षस राजा ने बुरे गिल्ड मास्टर को हमेशा उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए शाप दिया। राक्षस राजा, क्या आप वहां हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? जब राक्षस राजा मन ही मन कोस रहा था, तो वह ताबीज के दूसरे छोर पर स्थित कुलीन राक्षस जनरल को उत्तर देना भूल गया। इसलिए उसने एक मौका लिया और राक्षस राजा से निर्देश मांगा। अभी के लिए उन पर नजर रखो। अगर तुम्हें मौका मिले तो उन्हें मार डालो, हालांकि कोई लापरवाही मत करो। मुझे तुम्हारी जिंदा जरूरत है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और योजनाएं हैं। राक्षस राजा अपने विचारों से बाहर आया और धीरे धीरे कैप्टन किलर को अपने निर्देश दिए। हाँ, राक्षस राजा, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। कप्तान हत्यारे ने अपना सिर हिलाया और शांति से उत्तर दिया। राक्षस राजा का वर्तमान रूप उसका असली रूप नहीं था, इसलिए वह मानव दुनिया में अधिक समय तक नहीं रह सकता था। इसलिए उसने अपनी बात समाप्त करने के बाद कैप्टन किलर के साथ अपना संवाद समाप्त कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। राक्षस राजा, यह मुझे कहना चाहिए पिता। यद्यपि वह जानता था कि बातचीत समाप्त हो चुकी है, फिर भी उसने ये शब्द चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहे। चूंकि तुम्हें मेरी इतनी परवाह है, तो तुम ये बात दूसरों को क्यों नहीं बताते? वह राक्षस जिसे कैप्टन किलर कहा जाता था, अपने मन में लगातार सोचता रहा कि छठे राक्षस राजा ने यह तथ्य छुपाया था कि वह उसका अपना पिता है। यदि मैं हाल ही में जागृत हुआ रक्त वंश न होता, तो मेरे पास सत्य जानने का कोई तरीका नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, चूंकि आप दूसरों को इसके बारे में बताना नहीं चाहते, तो फिर आप मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं और सामान्य लोक में पहुंचने तक गुप्त रूप से मेरी सुरक्षा क्यों करते हैं? छठे राक्षस राजा के बारे में कप्तान हत्यारे के दिमाग में कई सवाल थे। हालांकि कैप्टन किलर को अपने पिता के प्रति जरा भी गुस्सा नहीं था, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से उसकी रक्षा की और उसे संसाधन देना जारी रखा, जिससे उसे कम से कम समय में कुलीन जनरल क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में मदद मिली। मुझे आशा है कि आप एक दिन पूरी दानव दुनिया को बता देंगे कि मैं आपका बेटा हूं। उसने सोचा कि छठे राक्षस राजा के पास उनके रिश्ते के बारे में सच्चाई छिपाने के अपने कारण हैं। इसलिए उसे बस यही उम्मीद थी कि राक्षस राजा पूरी राक्षस दुनिया को यह बात बता देगा। जल्द ही कैप्टन किलर अपने विचारों से बाहर आया और एडमंड की ओर देखा और ब्लड उठ खड़ा हुआ। उनके साथ वहां पुराने गिल्ड मास्टर और दारबोर्ड भी थे, इसलिए वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था और इंतजार करना जारी रखा। मैं कुछ और समय तक निरीक्षण करूंगा और फिर राक्षस दुनिया में वापस आ जाऊंगा। कैप्टन किलर के पास अपनी योजनाएं और काम थे, इसलिए वह उस मिशन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था जिसे पूरा करना उसके लिए असंभव था। एड्स बाय पब फ्यूचर ... तुम्हारा क्या विचार है कि राक्षस सेना का तीसरा दल कब आएगा? रक्त गुलाब ने एडमंड से, जो उसके पास था, राक्षस सेना के तीसरे बैच के बारे में पूछा। क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया था जब से वे चुपचाप अपनी प्रकृति के सार को अपनी आध्यात्मिक चेतना में बढ़ा रहे थे। वह थोड़ी अधीर हो गई और उसने एडमंड से इसके बारे में पूछा। उनके पिछले आक्रमणों के अनुसार राक्षस सेना का तीसरा दल पहले ही यहां आ जाना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। एडमंड ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। सांस। एडमंड की बातें सुनकर ब्लड रोज ने आह भरी और बूढ़े गिल्ड मास्टर की ओर देखा। मेरे विचार भी एडमंड जैसे ही हैं। बूढ़े गिल्ड मास्टर ने एक छोटी सी असहाय मुस्कान प्रकट की और आगे कहा, वैसे एडमंड, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? अचानक बूढ़े गिल्ड मास्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए एडमंड से पूछा, जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। एडमंड ने बूढ़े गिल्ड मास्टर के जवाब का इंतजार नहीं किया और आगे बोला, मुझे यह एहसास तब से हो रहा है जब से ब्लड रोज मुझसे मिला है। हालांकि मैं किसी विशेष स्थान को महसूस करने में असमर्थ था क्योंकि यह लगातार हर समय बदल रहा था। ऐसा कहते हुए एडमंड ने एक विशेष दिशा की ओर इशारा किया। अब मुझे वहां से आभास हो रहा है। उन्होंने कैप्टन किलर के सटीक स्थान की ओर इशारा किया, जिससे कुलीन दानव जनरल अचानक चिंतित हो गया। अरे, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मुझे यहां से भागना होगा। अब तक कैप्टन किलर को लगा था कि उसे किसी भी भाड़े के सैनिक ने नहीं देखा है। हालांकि जब उसने देखा कि एडमंड उसकी दिशा में अपनी उंगली दिखा रहा है, तो दानव कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और उस स्थान से हवा में गायब हो गया। NOWELLBEJAN.com। अब ये फिर से गायब हो गया है। एडमंड ने अपना सिर हिलाया क्योंकि अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चिंता मत करो, वो चला गया है। बूढ़े गिल्ड मास्टर ने मुस्कुराते हुए एडमंड को जवाब दिया और आगे कहा, हम 1 घंटे और इंतजार करेंगे और फिर यहां से चले जाएंगे।
धैर्य। फिर भी वह अभी भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और वहां से जाने से पहले 1 घंटे और इंतजार करने का निर्णय लिया। यदि राक्षस सेना का तीसरा जत्था नहीं आता है तो हमारी अगली योजना क्या है? क्या हम राक्षस सेना के दूसरे जत्थे का ख्याल रखने जाएं? रक्त गुलाब ने गिल्ड मास्टर की ओर देखा और उनकी अगली योजना पूछी। उसने सोचा कि चूंकि राक्षस सेना के तीसरे बैच के वहां आने की संभावना कम थी, तो क्यों न राक्षस सेना के दूसरे बैच के साथ रुल्फ की मदद की जाए। नहीं, वो दानव सेना के दूसरे बैच की देखभाल करेगा। एडमंड ने उसके सुझाव को अस्वीकार करने से पहले ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप गिल्ड मास्टर की ओर देखा। हाँ हाँ हाँ, वह इसका ध्यान रखेगा। रक्त गुलाब को आश्चर्य हुआ जब गिल्ड मास्टर क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय वह हंसा और एडमंड से सहमति जताते हुए कहा, इसके अलावा शाही परिवार रुल्फ और अन्य लोगों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजेगा। चूंकि दानव सेना शाही सेना के सबसे महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों की ओर बढ़ रही थी, इसलिए पुराने गिल्ड मास्टर और एडमंड को थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि शाही परिवार निश्चित रूप से उनकी रक्षा करेगा। हम रक्त गुलाब ने उनके इरादे समझकर अपना सिर हिलाया। जल्द ही सभी लोग चुप हो गए और धैर्यपूर्वक राक्षस सेना के तीसरे दल की प्रतीक्षा करने लगे, जिसके बारे में उन्हें लगभग निश्चित था कि वह नहीं आएगा। अल्पविराम डॉट डॉट एक अंधेरे से स्थान के अंदर। क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स अंतहीन अंतरिक्ष में मडरा रहा था और उसका सिर चक्कर खा रहा था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सही है। मैं आयामी दरार के प्रवेश द्वार में कूद गया और कुछ समय के लिए बेहोश हो गया और अब मुझे चक्कर आ रहा है। जल्द ही अजाक्स को सब कुछ याद आ गया और उसने अपने आसपास का अवलोकन किया। वह ऐसी किसी चीज की तलाश में थे जो मुझे आयामी दरार के लिए परीक्षण शुरू करने में मदद कर सके। हालांकि वहां एक अंतहीन अंतरिक्ष के अलावा कुछ भी नहीं था जिसने उसे अपनी भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम, क्या तुम वहां हो? पहली चीज जिस पर अजाक्स भरोसा कर सकता था वह कोई और नहीं बल्कि उसके दिमाग में मौजूद सिस्टम था और उसने तुरंत उससे संपर्क किया। डिंग। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मेजबान। ओह। सिस्टम का जवाब सुनने के बाद ही अजाक्स ने राहत की सांस ली और सिस्टम से पूछा, सिस्टम, परीक्षण कैसे शुरू किया जाए? चूंकि अजाक्स को यकीन था कि वह आयामी दरार के अंदर था, इसलिए उसने सिस्टम से परीक्षण शुरू करने के बारे में पूछा। डिंग। चूंकि यह सिस्टम द्वारा दिया गया मिशन है, इसलिए होस्ट को इसे स्वयं ही पूरा करना होगा। जल्द ही उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जिसे सुनकर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। आपकी बात सही है, सिस्टम, नोव LBJNN पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी अजाक्स को यह समझ में आ गया कि मुकदमे के बारे में कोई संकेत न देने का कारण क्या था, क्योंकि यह उसका मिशन था जिसे पूरा करना था। नमस्ते, यहाँ कोई है? एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स चिल्लाने लगा। यद्यपि यह बेकार लग रहा था, लेकिन अजाक्स जानता था कि आयामी दरार की आत्मा उस पर नजर रख रही थी। मैं आपके परीक्षण के लिए तैयार हूँ। यद्यपि उसे आयामी दरार की आत्मा से कोई उत्तर नहीं मिला, फिर भी अजाक्स उस पर चिल्लाता रहा। मैं जानता हूं कि आप सुन रहे हैं। यदि आप मेरा परीक्षण नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे बाहर भेज दें और किसी अन्य चुनौतीकर्ता के आने का इंतजार करें, जो पता नहीं कब आएगा। चूंकि आयामी दरार उसके साथ सहयोगात्मक नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि अब उसे आयामी दरार पर दावा करने में कोई रुचि नहीं है। चाहे वह कितनी भी ऊंची आवाज में चिल्लाए, आयामी दरार की आत्मा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अजाक्स ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। यह अभी भी मेरी आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जब उसकी चिल्लाहट का कोई उत्तर नहीं मिला तो अजाक्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या मैं पहले से ही किसी तरह के परीक्षण के दौर से गुजर रहा हूं? कुछ देर सोचने के बाद अजाक्स को अचानक इस संभावना के बारे में ख्याल आया और वह मुस्कुरा उठा। शायद यह धैर्य की परीक्षा है। अजाक्स को अचानक महसूस हुआ कि इस परीक्षा को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है और उसने सोचा, चूंकि आप मेरे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि मैं कितना धैर्यवान हूं। ऐसा सोचते हुए अजाक्स ने मुस्कुराहट बिखेरी और आत्मिक चेतना रूप में अपने आंतरिक संसार में प्रवेश करने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। आत्मिक चेतना रूप का लाभ यह था कि जब शरीर स्थिर हो जाता था, तब वह अपनी आत्मिक चेतना का निरीक्षण कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अधिकांश साधक कभी भी अपने आत्मिक चेतना रूप में रहने की चिंता नहीं करते, क्योंकि वे ऊब जाएंगे, क्योंकि उनके लिए उस रूप में अधिक समय तक रहने का कोई लाभ नहीं है। हालांकि अजाक्स के मामले में उसके पास न केवल एक आत्मिक चेतना थी, बल्कि उसके पास तात्विक आत्माओं और संकुचित आत्मिक जानवरों से भरी एक आंतरिक दुनिया भी थी। आप जितने दिन चाहें परीक्षण कर सकते हैं। तब तक मैं जाकर अपनी मौलिक आत्मा और आत्मिक जानवरों के साथ समय बर्बाद करूंगा।
अजाक्स ने अपनी आत्मिक चेतना के रूप में आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। सभी को नमस्कार। जैसे ही उन्होंने आंतरिक जगत में प्रवेश किया, उन्होंने सभी का अभिवादन किया और फिर आंतरिक जगत में साधना संसाधनों की जांच शुरू की। अच्छा, सब कुछ अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है। उन्होंने तात्विक स्वर्गों की जांच की, जो उनकी आंतरिक दुनिया में सबसे मूल्यवान चीजें थीं, और अग्नि और जल तात्विक स्वर्ग को छोड़कर बाकी तात्विक स्वर्ग ग्रेड 2 तक पहुंच गए थे। ग्रेड 3 थंडर एलिमेंटल पैराडाइज उन यिन यांग मछलियों को लाभ पहुंचा रहा है, और मछलियां आंतरिक दुनिया में प्रकृति के सार की एकाग्रता को बढ़ा रही हैं। अच्छा, अजाक्स ने थंडर पूल में काली और सफेद मछलियों की जोड़ी को देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। उसने मुकदमे की चिंता करना पूरी तरह से छोड़ दिया और उसका शरीर अंतहीन अंतरिक्ष में मंडराता रहा। अब देखते हैं कि नेक्रोस कैसा कर रहा है। जल्द ही अजाक्स अंधेरे तात्विक स्वर्ग में चला गया और काले रंग की तात्विक आत्मा को देखा, जो शांति से सो रही थी। नेक्रोस की गहरी नींद का कारण वृद्ध पक्षी मानव से लड़ने के लिए 5 तत्वों की दुनिया में शक्ति औषधि का सेवन करने के दुष्प्रभाव थे। इसी कारण अजाक्स जीवित रहने में सक्षम हो सका। नेक्रोस, जल्दी उठो, तुम सोकर सारा मजा खो रहे हो। सिस्टम से अजाक्स को पता था कि नेक्रोस किसी भी खतरे में नहीं है, हालांकि उसे जागने के लिए कुछ समय चाहिए था। इसलिए अजाक्स ने नेक्रोस के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप कुछ कहा। वुल्केनिस के बाद नेक्रोस एकमात्र मौलिक आत्मा थी जो लड़ना चाहती थी। नेक्रोस दानव सेना से लड़ने की स्थिति में नहीं था, और अजाक्स को पूरा यकीन था कि नेक्रोस उन्हें मारना और उनका उपभोग करना पसंद करेगा। इसलिए उसने कहा कि नेक्रोस सारा मजा मिस कर रहा था। मैं अपने अगले कार्यों पर निर्णय लेने से पहले कुछ समय तक आंतरिक दुनिया के वातावरण का आनंद लूंगा। अजाक्स ने आंतरिक दुनिया में भ्रमण करते समय अपनी तात्विक आत्माओं और आत्मिक जानवरों को परेशान नहीं किया। दोस्ताना तलवार द्वंद्व। कुछ सप्ताह बाद थंडर पूल के पानी की मदद से पौधे काफी अच्छी तरह से उगाए। सभी पौधे उच्च स्तरीय थे, जो जोरचेस्टर प्रांत में बहुत दुर्लभ थे। इसलिए वह उनकी वृद्धि से बहुत खुश था। लगभग 1 महीने में मैं अपने छोटे से औषधीय उद्यान से अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकूंगा। अपने सामने लगे 1 मीटर ऊंचे पौधों को देखकर अजाक्स ने मुस्कुराते हुए औषधीय उद्यान के बीच खाली स्थान की ओर देखा। हालांकि जब उसने जड़ी बूटी के बगीचे में खाली जगह देखी, तो उसके चेहरे की खुशी भरी मुस्कान एक कड़वी मुस्कान में बदल गई। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। अजाक्स को पहले से ही पता था कि सभी औषधीय जड़ी बूटियों के बीच एक खाली जगह क्यों थी। ये वह स्थान था जहां उसने रहस्यमय बीज बोया था, जो उसे सम्मानकर्ता राजा की विरासत की जमीन से मिला था। मैं इसे अभी जमीन में ही रहने दूंगा जब तक कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल जाती। अजाक्स ने पहले से ही सभी संभव तरीकों को आजमा लिया था, और फिर भी रहस्यमय बीज के बारे में कुछ नहीं पता लगा सका। इसलिए उसने इसे फिर से जमीन से बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई। अपने छोटे औषधीय जड़ी बूटियों के बगीचे की जांच करने के बाद अजाक्स वोल्केनिस की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसे उससे कुछ पूछना था। ज्वालामुखी। अजाक्स ने अनुबंध के माध्यम से अग्नि तत्व आत्मा को बुलाया, और कुछ ही सेकंड में वोल्केनिस उसके सामने प्रकट हो गया। मास्टर को बुलाया जा रहा है। वोल्केनिस ने विनम्रतापूर्वक अजाक्स को प्रणाम किया और उसके आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। युद्ध टॉवर में हेल सेरबेरस के साथ आपकी लड़ाई कैसी रही? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स धीरे धीरे अग्नि और जल तत्व के स्वर्ग की ओर चला गया और वोल्केनिस से उसकी लड़ाई के बारे में पूछा। ये वास्तव में अच्छा है, और मैं कुछ प्रशिक्षण के बाद एक और दौर के लिए उत्सुक हूँ। वोल्केनिस उत्साहित हो गया जब उसने अजाक्स का सवाल सुना और जल्दी से इसके बारे में बताया। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें लड़ाई से क्या मिला? मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे ज्वाला हमलों में कुछ अलग है। अचानक अजाक्स तत्व स्वर्ग से कुछ दूरी पर बैठ गया और वोल्केनिस से लड़ाई में उसकी अंतर्दृष्टि के बारे में पूछा। मुझे खुशी है कि आपने पूछा, गुरुजी। भले ही अजाक्स ने इसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन वोल्केनिस इसके बारे में बताने के लिए पहले से ही तैयार था। इसलिए वोल्केनिस ने समझाना शुरू किया। नरक सेरबेरस के साथ लड़ाई के दौरान मुझे नरक की आग के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, और मेरी नारंगी रंग की लपटें अब काली लपटों में बदल गई थीं। अजाक्स ने कुछ नहीं कहा और वोल्केनिस की लपटों के बारे में उसकी व्याख्या सुनता रहा। केवल इतना ही नहीं, अब मेरे सभी प्रथम आक्रमणों में 50% अतिरिक्त क्षति होगी। वोल्केनिस ने अपनी बात समाप्त की और अजाक्स के आदेश पर अजाक्स के पास बैठ गया। चूंकि अब अजाक्स के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी तलवार कौशल पर काम करने का फैसला किया, और यदि संभव हो तो वह इसे अपने भाला दाव की तरह स्तर 3 तक बढ़ाना चाहता था। मैं पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार हूं, मास्टर को बुला रहा हूं। वोल्केनिस कभी भी द्वंद्व युद्ध के लिए मना नहीं करता। इसलिए वह अजाक्स के साथ दोस्ताना तलवार द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत हो गया।
जल्द ही वुल्केनिस और अजाक्स जमीन से उठ खड़े हुए। वैसे मैं ये पूछना भूल गया कि आपकी तलवार का स्तर क्या है। अपनी आत्मिक चेतना से अपनी विरासत की तलवार निकालते हुए अजाक्स ने वुल्केनिस से पूछा, जिसने पहले ही अपनी अग्नि तलवार निकाल ली थी। ये लेवल 2 तलवार दाव है, मास्टर, वुल्केनिस ने अजाक्स को उत्तर दिया और कहा, यह एक अद्वितीय प्रकार की तलवार दाव है जिसे अग्नि तलवार प्रकार कहा जाता है। प्रत्येक हथियार के लिए अलग अलग प्रकार के दाव थे, जैसे हमलावर प्रकार, सबसे तेज प्रकार आदि। ठीक उसी प्रकार अग्नि तलवार प्रकार का दाव एक अनोखा तलवार दाव था जो अग्नि को तलवार के रूप में प्रयोग करता है। आग की तलवार जैसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने अपनी भौहें उठाई क्योंकि उसे इस प्रकार की तलवार के बारे में पता नहीं था और उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग। एक प्रकार का तलवार दाव जिसमें साधक अपनी स्वयं की अग्नि का उपयोग करके एक तलवार बनाता है जो बहुत तेज होती है तथा अधिक क्षति पहुंचाती है। नोट। यह एक हमलावर प्रकार की तलवार दाव की तरह है, हालांकि इसका प्रभाव जलने जैसा होता है या कभी कभी ये दुश्मन को जलाकर राख भी कर देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की तलवार दाव भी होती है। यह मेरी हमलावर तलवार दाव से ज्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए देखते हैं। अजाक्स वोल्केनी की तलवार दाव के साथ अपनी तलवार कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्साहित था और तलवार की मुद्रा में खड़ा था। अजाक्स और वोल्केनिस के बीच की दूरी लगभग 10 मीटर थी और दोनों किसी भी समय एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। मास्टर और वोल्केनिस लड़ रहे हैं। कोई देखना चाहता है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। चूंकि अजाक्स और वोल्केनिस किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार थे, बेन ने अपने सामान्य उत्साहित रूप में सभी तात्विक आत्माओं और संकुचित आत्माओं को लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा किया। मास्टर जी दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं। स्पिरिट्स और बाकी तात्विक आत्माएं बेन की तेज आवाज का जवाब देते हुए तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ी। गर्जन। तात्विक आत्माओं की तरह आत्मिक जानवर भी उत्साहित थे और जल्दी से लड़ाई देखने के लिए दौड़े। जल्द ही अजाक्स और वोल्केनिस पूरी तरह से मौलिक आत्मा और अनुबंधित आत्मिक जानवरों से घिर गए। आक्रमण करना। अजाक्स ने अपनी मूल आत्माओं और आत्मिक जानवरों की परवाह नहीं की और वोल्केनिस पर अपनी तलवार से वार करते हुए चिल्लाया। जैसे ही उसने अपनी विरासत की तलवार पर वार किया, तलवार से लगभग 2 मीटर लंबी एक तलवार की लहर निकली और वोल्केनिस की ओर बढ़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवरोध पैदा करना। तलवार की लहर 10 मीटर तक समान शक्ति के साथ चली, जिसे अंततः वोल्केनिस ने अपनी अग्नि तलवार से रोक दिया। ये शक्तिशाली है। हालांकि वोल्केनिस तलवार की लहर को रोकने में सक्षम था, फिर भी उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया, जिससे वोल्केनिस को तलवार की लहर पर टिप्पणी करनी पड़ी। अब आपकी बारी है। अजाक्स ने वोल्केनी की टिप्पणी पर अपना सिर हिलाया और उसे भी ऐसा ही करने को कहा। स्लैश। वोल्केनिस ने अजाक्स के आदेश का पालन किया और पूरी ताकत से उसने अपनी अग्नि तलवार से तलवार की एक लहर छोड़ी। अजाक्स की तलवार की लहर के विपरीत, जो रंगहीन थी, इस तलवार की लहर में थोड़ा लाल रंग था। हालांकि तलवार की लहर मेरी तलवार की लहर जितनी बड़ी नहीं है, फिर भी यह मेरी तलवार की लहर से अधिक शक्तिशाली दिखती है। अजाक्स ने आती हुई 1 मीटर की तलवार की लहर को हल्के में नहीं लिया और अपनी पूरी शक्ति से उसने तलवार की लहर को रोक दिया। यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अजाक्स को तलवार की लहर को रोकने के बावजूद 5 कदम पीछे धकेल दिया गया। अब वास्तविक लड़ाई शुरू करें। अजाक्स वोल्केनिस की तलवार दाव की आक्रमणकारी शक्ति से उत्साहित था, जो उसकी आक्रमणकारी तलवार दाव से अधिक शक्तिशाली थी। स्वूश। संघर्ष। क्लैंग। जल्द ही अजाक्स और वोल्केन्स के बीच वास्तविक लड़ाई शुरू हो गई थी, हालांकि उन्होंने किसी भी घातक तलवार के हमले का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी तलवार के साथ केवल सामान्य हमलों का इस्तेमाल किया। मास्टर स्पष्ट रूप से वोल्केनिस के खिलाफ नुकसान में है, हालांकि वह अभी भी उसके साथ अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब लड़ाई चल रही थी, तो सेरानो, जो तलवार चलाने में भी माहिर था, ने जब लड़ाई देखी तो वह धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाने लगा। कोई संभावना नहीं है, मास्टर, बिना किसी तुरुप के पत्ते का उपयोग किए ही जीत जाएगा। सेरानो ने अपना सिर हिलाया और लड़ाई खत्म होने का इंतजार किया। भूतिया फीनिक्स कॉइल। इसके अलावा ज्वालामुखी की खेती अजाक्स से बेहतर है और अपने निष्क्रिय कौशल, आग के राजा, के साथ वोल्केनिस को अजाक्स के खिलाफ लड़ाई में अधिक लाभ है। सेरानो एक सामान्य तत्व आत्मा नहीं था क्योंकि उसने तत्व आत्मा की दुनिया में गहन ज्ञान एकत्र किया था। इसलिए वह जानता था कि लड़ाई का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। फिर भी कैरानो ने लड़ाई देखना जारी रखा और उम्मीद जताई कि अजाक्स कोई चमत्कार करेगा और तलवार की लड़ाई में वोल्केनिस के खिलाफ जीत हासिल करेगा। ये सही है, मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। अचानक सेरानो को कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठी और वह अजाक्स के मुकाबले में जीतने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अजाक्स और उसकी मौलिक आत्मा के बीच तलवार की लड़ाई जारी रही। ...
उस अंतहीन अंतरिक्ष में जहां अजाक्स का शरीर हवा में मंडरा रहा था। जबकि अजाक्स ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उससे थोड़ी दूरी पर कहीं से एक छोटा सा सफेद प्रकाश वाला गोला प्रकट हुआ। स्वूश! जल्द ही वह प्रकाश गोलाकार वस्तु एक बूढ़े मनुष्य में परिवर्तित हो गई, जिसने मोटी नीली किनारियों वाले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वह शांत और धैर्यवान है। अजाक्स को देखते हुए बूढ़े आदमी ने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना स्वामी मानने के लिए पर्याप्त नहीं हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक चालाक भाव प्रकट किया और फिर कहा, चलो देखते हैं कि अगर मैं यहां समय के प्रवाह को 10 गुना बढ़ा दूं तो वह क्या करेगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए बूढ़ा आदमी क्षण भर के लिए चुपचाप कुछ बुदबुदाता रहा और उत्सुकता से अजाक्स की ओर देखता रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम जल्द ही बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें उठाई क्योंकि उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। ये कैसे संभव है? वह एक ही स्थान पर 1 वर्ष तक कैसे धैर्य रख सकता है? हालांकि वास्तविक दुनिया में कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन अजाक्स के शरीर ने उन कुछ मिनटों में 1 साल का समय अनुभव किया था। इसलिए बूढ़ा आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि अजाक्स ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं। आखिरी बार मुझे समय का प्रवाह बढ़ाने दो। उसने अपने आघात को दबा लिया और एक बार फिर से अजाक्स के शरीर द्वारा अनुभव किए जाने वाले समय प्रवाह को बढ़ा दिया। जब एक बूढ़ा आदमी अंतहीन अंतरिक्ष में अपने शरीर के साथ खेल रहा था, तब अजाक्स ने आंतरिक दुनिया में कोई भी बदलाव नहीं देखा और वोल्केनिस से लड़ना जारी रखा। जल्द ही आंतरिक दुनिया में 1 घंटा बीत गया जब से उन दोनों ने मैत्रीपूर्ण तलवार द्वंद्व शुरू किया था। वोल्केनिस, अपनी तलवार से हमला करते समय अपनी ताकत को रोकना मत। अजाक्स ने वोल्केनिस की ओर देखा, जिसे अजाक्स ने पीछे धकेल दिया था और उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा। चूंकि यह तलवार का द्वंद्व है, इसलिए मैं आपकी तरह अपने किसी अन्य कौशल का उपयोग नहीं करूंगा, गुरु। वोल्केनिस ने भारी सांस लेते हुए अजाक्स को उत्तर दिया। मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपनी तलवार की मारक क्षमता को रोककर मत रखना। अजाक्स ने मुस्कुराते हुए समझाया कि पहले उसका क्या मतलब था। यही कारण था कि वो वोल्केनिस के साथ गतिरोध बनाए रखने में सक्षम था। इसलिए अजाक्स ने वोल्केनिस से कहा कि वह अपनी तलवार के हमलों में अपनी अग्नि ऊर्जा को रोके नहीं। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, मास्टर। वोल्केनिस ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने में एक पल की भी लापरवाही अजाक्स को गंभीर रूप से घायल कर देगी। नहीं, मेरा शरीर पहले से ही रैंक 6 नरक आत्मा की लपटों से तप रहा है। इसलिए भले ही मैं आपके तलवार के हमलों को रोकने या चकमा देने में विफल रहा, मेरा शरीर उन्हें सहन कर सकता है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और 5 तत्वों की दुनिया में अपनी ज्वाला टेम्परिंग के बारे में बताते हुए वोल्केनिस से असहमति जताई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम वोल्केनिस ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया और कहा, तो तैयार हो जाओ, गुरु। अब मेरी तलवार से आखिरी वार होने वाला है। अचानक वोल्केनिस उत्तेजित हो गया क्योंकि उसकी अग्नि तलवार की लपटें तीव्र हो गईं और उनका परिमाण भी बढ़ गया। भूतिया फीनिक्स कोयल। वोल्केनिस ने जोर से अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया और दूर से अजाक्स पर वार किया। चीख! जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अग्नि फीनिक्स उसकी तलवार से बाहर आया और अपने विशाल पंखों के साथ अजाक्स की ओर दौड़ा। यह आ रहा है, अजाक्स। अजाक्स भी अपनी मौलिक आत्मा से शक्तिशाली तलवार के हमलों को देखकर उत्साहित था और उसने अपनी विरासत की तलवार को कसकर पकड़ लिया। पहाड़ विभाजन स्लैश। अपने चेहरे पर उसी उत्साह के साथ अजाक्स ने आने वाले विशाल फीनिक्स पर अपनी तलवार लहराई। बूम! स्वूश! फीनिक्स ने तलवार को कुंडलित कर लिया, जो अजाक्स की तलवार तकनीक से आई लहर थी, तथा उसने अजाक्स की ओर पुनः दौड़ने से पहले उसे नष्ट कर दिया। बकवास। पहाड़ विभाजन स्लैश। अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और एक बार फिर अपनी सबसे मजबूत तलवार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आने वाले फीनिक्स पर हमला किया और उसके रास्ते से हटकर वोल्केनिस पर अपनी तलवार लहराई और उस पर एक सामान्य तलवार लहराई। बूम! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले की तरह फीनिक्स एक बार फिर आने वाली तलवार की लहर के चारों ओर कुंडली मार गया। हालांकि इस बार ये भी विस्फोट में नष्ट हो गया। बूम! NO will.com। हालांकि वोल्केनिस उतना भाग्यशाली नहीं था क्योंकि वह सामान्य तलवार की लहर को रोकने में असमर्थ था, जिसे अजाक्स ने अपनी स्थिति बदलकर भेजा था और वह उड़ गया। ऐसा लगता है कि हॉन्टिंग फीनिक्स कोयल ने उसके शरीर पर भारी असर डाला है। यही उसकी कम प्रतिक्रिया गति का कारण हो सकता है। अजाक्स वोल्केनिस की ओर बढ़ा और उसे जमीन से उठने में मदद की और कहा, आपको तलवार चलाने की तकनीक में पूरी तरह से निपुणता हासिल करनी होगी। यद्यपि तलवार की तकनीक शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन अजाक्स जानता था कि इसकी शक्ति को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है और वह ये भी जानता था कि वोल्केनिस को उस तकनीक का उपयोग करने के बाद अपनी जगह से हिलने में असमर्थता का ध्यान रखना होगा। हाँ, गुरुजी, ये वह तकनीक है जो मैंने हाल ही में बैटल टॉवर में सीखी है।
इसलिए मुझे अभी भी इस पर और अभ्यास करने की जरूरत है। वोल्केनिस को पता था कि वह तलवार चलाने की तकनीक में निपुणता हासिल करने से अभी भी दूर है। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और अजाक्स से सहमति जताई। अच्छा, तुमने इसका अभ्यास भी नहीं किया और तुम पहले से ही उस तलवार तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो। यह अद्भुत है। अजाक्स ने वोल्केनिस की प्रशंसा की क्योंकि वह जानता था कि वोल्केनिस के पास अब तक उस तलवार तकनीक का अभ्यास करने का कोई समय नहीं था। सेरानो, वोल्केनिस तलवार तकनीक के बारे में आपके क्या विचार हैं? अजाक्स ने सेरानो से पूछा, जो किसी बात पर नाराज था। यह एक अच्छी तलवार तकनीक है। मुझे लगता है कि यह एक उत्कृष्ट तलवार तकनीक है। सेरानो के चेहरे पर उभरी उदासी गायब हो गई और उसकी जगह एक उत्साहित भाव आ गया जब उसने वोल्केनिस की नई तलवार तकनीक की प्रशंसा की। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, सेरुआनो? बिजली तत्व आत्मा के व्यवहार से अजाक्स को यह एहसास हुआ कि सेरानो में कुछ अलग है। इसलिए उसने सीधे उससे इसके बारे में पूछा। हाँ, गुरुजी, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ समय बाद या 1-2 दिन में बताऊंगा। सेरानो ने चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव के साथ अजाक्स को उत्तर दिया। जरूर। अजाक्स को अपनी किसी भी मौलिक आत्मा पर दबाव डालना पसंद नहीं था। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। डॉट 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 अनंत अंतरिक्ष में वह इंसान है या क्या? उसमें इतना धैर्य कैसे है? अंततः बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो और अजाक्स के सिर को हल्के से छूने से पहले उसकी ओर बढ़ा। पहला परीक्षण पूरा हुआ। आह, उसके पास केवल कुलीन कमांडर क्षेत्र की साधना क्यों है? अब मुझे क्या करना चाहिए? परीक्षण जारी रखूं या उसे बाहर भेज दूं? जैसे ही प्रकाश अजाक्स के शरीर में प्रवेश किया, बूढ़ा व्यक्ति अजाक्स की ताकत का अंदाजा लगाने में सक्षम हो गया और दुविधा में पड़ गया। केवल एक राजा क्षेत्र साधक ही मेरे आयामी दरार की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। उसकी ताकत के साथ इसका उपयोग केवल भंडारण स्थान के रूप में किया जाएगा। बूढ़ा आदमी अभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था और इस बारे में सोचता रहा। हालांकि उसकी उम्र को देखते हुए इस नीच प्रांत में यह अच्छी खेती है। मुझे लगता है कि मुझे अन्य परीक्षणों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंततः बूढ़े व्यक्ति ने अन्य परीक्षण जारी रखने का निर्णय लिया क्योंकि अजाक्स 100 वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने में सक्षम था। ये केवल एक अनुभव है और अजाक्स की आयु बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। क्या वह सो रहा है या मर गया है? ये देखकर कि अजाक्स के सिर को छूने पर भी वह अपनी आंखें नहीं खोल रहा था, बूढ़े व्यक्ति को लगा कि अजाक्स मर चुका है। तुम अंततः बाहर आ गए। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपने मन में सोचा, अजाक्स ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर मुस्कान के साथ बूढ़े आदमी से पूछा, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम मर गए हो। हाँ हाँ। बूढ़े व्यक्ति ने मजाक में अजाक्स को उत्तर देते हुए कहा, मेरी पहली परीक्षा पास करने के लिए बधाई। जैसा कि मैंने सोचा था, वह इस अंतहीन अंतरिक्ष में मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अजाक्स का शरीर अभी भी हवा में तैर रहा था, वह अपने मन में सोच रहा था। धन्यवाद, बूढ़े आदमी। आपका नाम क्या है? अजाक्स ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और उसका नाम पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं बस एक आत्मा हूं जो आयामी दरार में बनी है और मेरा कोई नाम नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने शांति से अजाक्स को उत्तर दिया। ओह, मैं जानता हूं कि तुम आयामी दरार की आत्मा हो, हालांकि मुझे लगा कि तुम्हारा कोई नाम होगा। अजाक्स ने एक पल के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाई और फिर कहा, जब मैं इस आयामी दरार के स्वामित्व का दावा करूंगा, तब मैं तुम्हें कोई नाम दूंगा। तुम क्या कहती हो? जरूर, मैं तब तक इंतजार करूंगा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने बेपरवाही से अजाक्स को जवाब दिया। अजाक्स को पहले से ही पता था कि हर आयामी दरार में एक आत्मा होती है जो आयामी दरार की रक्षा करती है और वह बिना एक भी कदम उठाए आयामी दरार में कहीं भी देख सकती है। जब तक आप उस आत्मा का विश्वास जीत लेते हैं और उसे अपना स्वामी मानने में कामयाब हो जाते हैं, तब तक आप उस आयामी दरार के मालिक बन सकते हैं। युवा पुरुष हमेशा महत्वाकांक्षी होते हैं। अच्छे। यद्यपि बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा, फिर भी उसने महत्वाकांक्षी होने के लिए अजाक्स की प्रशंसा की। बूढ़े व्यक्ति के अनुसार हर साधक को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, तभी वे अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सोचते हुए बूढ़े आदमी ने अपने हाथ हिलाए। स्वूश। जल्द ही उनके चारों ओर का अंतहीन स्थान गायब हो गया और उसकी जगह किसी प्रकार के जंगल ने ले ली। अजाक्स अपने आसपास के माहौल में आए बदलाव से आश्चर्यचकित था और उसने ऊंचे स्वर में कहा, जब उसने बूढ़े व्यक्ति से उस स्थान के बारे में पूछा, यह आयामी दरार के स्वामित्व का दावा करने के लिए आपके एक और परीक्षण का स्थान है। बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर उसी उदासीन भाव के साथ शांतिपूर्वक अजाक्स के प्रश्न का उत्तर दिया। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अजाक्स ने उत्साह से अपना सिर हिलाया और पूछा, यह परीक्षण क्या है? जंगल को देखकर अजाक्स को अंदाजा हो गया कि यह किस प्रकार का परीक्षण होने वाला है।
फिर भी उसने बूढ़े व्यक्ति से पूरी जानकारी मांगी। इससे पहले कि मैं आपके दूसरे परीक्षण के बारे में बताऊं, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने कहा कि वह एक प्रश्न पूछना चाहता था। जरूर, बूढ़े आदमी, अपना सवाल पूछो, अजाक्स ने बिना कुछ सोचे अपना सिर हिला दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, अपने पहले मुकदमे के बारे में बताइए, आप 110 वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कैसे कर पाए? बूढ़ा आदमी अभी भी यह समझने में असमर्थ था कि अजाक्स इतने लंबे समय तक कैसे इंतजार करने में कामयाब रहा। उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अजाक्स आयामी दरार के स्वामित्व का दावा करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। पिछले 10-20 सालों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आयामी दरार का स्वामित्व हासिल करने के लिए प्रयास किया था। यद्यपि उनके पास कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना थी, फिर भी वे प्रथम परीक्षण में सफल नहीं हो सके और उन्हें बलपूर्वक आयामी दरार से बाहर भेज दिया गया। अतः बूढ़े व्यक्ति को लगा कि यह एक निम्न स्तर के युवक द्वारा किया गया एक बहुत ही चौंकाने वाला कार्य था, और इससे भी अधिक, वह एक निम्न प्रांत से था। 110 साल। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अजाक्स आश्चर्यचकित हो गया और भौहें उठाकर बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा। हाँ, मैंने तुम्हारे मन और शरीर को 110 साल का अनुभव कराया। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ये कैसे किया। एजेक्स से उसके रहस्य के बारे में पूछते समय बूढ़े व्यक्ति की आवाज में थोड़ी जिज्ञासा थी। क्योंकि मैंने अपने मन को अलग कर लिया है और मेरे शरीर या मेरे आसपास चाहे जो भी हो, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए सीधे बूढ़े आदमी से झूठ बोला। ओह, बूढ़े आदमी को अंततः अजाक्स की चाल समझ में आ गई और उसने अपना सिर हिलाया। जो भी हो, जब तक वह अपने पास मौजूद साधनों से सभी परीक्षाओं में सफल हो जाता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। बूढ़े आदमी को अजाक्स द्वारा अपने परीक्षण को पूरा करने के लिए उसके तरीकों का उपयोग करने से कोई समस्या नहीं थी। इसलिए उसने अजाक्स से कोई और सवाल नहीं पूछा। तो क्या आप दूसरे परीक्षण के बारे में बता सकते हैं? जल्द ही अजाक्स के रहस्य के बारे में उनकी छोटी सी बातचीत के बाद अजाक्स ने बूढ़े व्यक्ति से दूसरे परीक्षण के बारे में पूछा। जरूर, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़ा आदमी अपने विचारों से बाहर आया और उसने अपनी उंगलियां 3 बार चटकाई। स्नैप, गर्जन। पहली बार अपनी उंगलियां चटकाते ही 100 से अधिक रैंक 2 आत्मिक जानवर उनसे कहीं दूर प्रकट हो गए। स्नैप, गर्जन। दूसरी बार उंगलियां चटकाने पर पीछे 10 रैंक 3 आत्मिक जानवर प्रकट हुए, जिनके पीछे पहले 100 रैंक 2 आत्मिक जानवर प्रकट हुए थे। स्नैप, गर्जन। जब उसने आखिरी बार अपनी उंगलियां चटकाई, तो पहले बुलाए गए सभी आत्मिक जानवरों के पीछे केवल एक रैंक 4 आत्मिक जानवर प्रकट हुआ। जैसे ही रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 के 111 आत्मिक जानवरों को बुलाया गया, उन्होंने दहाड़ना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि अब मुझे पता चल गया है कि दूसरा परीक्षण क्या है। दूर से 111 आत्मिक प्राणियों को देखते हुए अजाक्स ने बूढ़े आदमी से कहा। और तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने शांतिपूर्वक अजाक्स से पूछा कि वह दूसरे परीक्षण के बारे में क्या सोच रहा था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अजाक्स को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। हालांकि उसने फिर भी वही कहना जारी रखा जो उसने दूसरे परीक्षण के बारे में सोचा था। मुझे लगता है कि दूसरा परीक्षण एक निश्चित समय में उन सभी आत्मिक प्राणियों को मारने के बारे में है ना? अजाक्स ने विश्वास से भरे चेहरे के साथ बूढ़े व्यक्ति से पूछा। हाँ। जब उसने अजाक्स की बातें सुनी, तो बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, यदि दूसरे परीक्षण के बारे में तुम यही सोचते हो, तो तुम गलत हो। तो फिर क्या है? अजाक्स ने अपनी भौहें उठाई और बूढ़े आदमी से मुकदमे के बारे में पूछा। अतिरिक्त नियम। इसलिए उसने उस आदमी से इसके बारे में पूछा। परीक्षण बहुत सरल है। आपको एक भी आत्मिक जानवर को घायल नहीं करना चाहिए और केवल 5 मिनट तक जीवित रहना चाहिए। दूसरे परीक्षण के बारे में बताते हुए बूढ़े व्यक्ति ने चालाकी से मुस्कुराहट बिखेरी। आत्मिक जानवरों को घायल किए बिना जीवित रहना। समझे? अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, 5 मिनट तक जीवित रहना कोई समस्या नहीं है। हालांकि आत्मिक जानवर को घायल किए बिना जीवित रहना थोड़ा परेशानी भरा है। जल्द ही अजाक्स ने दूरी पर सभी आत्मिक जानवरों को देखते हुए उस समस्या का समाधान सोचना शुरू कर दिया। क्या आप तैयार हैं? नवंबर LBJNN। बूढ़े आदमी ने आत्मिक जानवरों की ओर अपना हाथ बढ़ाने से पहले अजाक्स से पूछा। हमेशा। अजाक्स ने एक ही शब्द में उत्तर दिया और उसी समय उसने अपने मन में सोचा, बादल के कदम। चूंकि उसे उन्हें घायल नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब उसके पास केवल एक ही काम था और वह था उन क्रूर आत्मिक जानवरों से बचकर भाग जाना। वैसे मैं इस दूसरे परीक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम का उल्लेख करना भूल गया। जैसे ही अजाक्स ने अपने क्लाउड स्टेप्स को सक्रिय किया, बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई।
एड्स बाय पब फ्यूचर। यह क्या है? अजाक्स ने अपनी भौहें उठाई और नियम के बारे में पूछते हुए अपने दिल में एक बुरा पूर्वाभास महसूस किया। आपको अपनी साधना का उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि सबसे खराब परिस्थितियों में मनुष्य अनजाने में अपनी साधना का उपयोग करते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी साधना का उपयोग न करें, मैं आपकी साधना को अस्थायी रूप से सील करने जा रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और कुछ बुदबुदाने से पहले इसे अजाक्स की छाती पर रख दिया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बुदबुदाना बंद किया, अजाक्स को लगा कि उसके अंदर कुछ बंद हो गया है और अचानक उसे कमजोरी महसूस हुई। अब सभी नियम समझा दिए गए हैं। क्या आप अभी भी अपने कमजोर शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ समय चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं परीक्षण शुरू करूं? बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर उसी चालाक मुस्कान के साथ अजाक्स से पूछा। अगर मेरी साधना बंद हो गई तो मैं इस परीक्षण को कैसे पूरा करूंगा? अजाक्स ने अपने दिल में बूढ़े आदमी को कोसा। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और कहा, मुझे अपने शरीर को समायोजित करने के लिए कुछ मिनटों की आवश्यकता है। इस मुकदमे को पास करने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए, मुझे तुरंत उसे ढूंढ लेना चाहिए। अपने शरीर को समायोजित करते हुए वह अपने दिमाग में इस परीक्षण को समाप्त करने का आसान तरीका भी सोचने लगा। मुझे लगता है उसने अतिरिक्त नियम तब जोड़े जब उसने मुझे क्लाउड स्टेप्स सक्रिय करते देखा। जल्द ही अजाक्स को कुछ एहसास हुआ जब उसने बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान देखी। हालांकि आपके पास केवल लेवल 1 के कुलीन कमांडर की वास्तविक खेती है, लेकिन आपको उन सभी आत्मिक जानवरों को मारने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैंने परीक्षण को दिलचस्प बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त नियमों के साथ परीक्षण को संशोधित किया। लेकिन क्यों? अजाक्स ने शांतिपूर्वक बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि उसने अतिरिक्त नियम क्यों जोड़े थे। क्योंकि मैं चीजों को दिलचस्प बनाए रखना पसंद करता हूँ। हाँ, बूढ़े आदमी ने अजाक्स के सवाल का जवाब देते हुए मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सही है। बूढ़े आदमी ने मूल्यांकन किया कि अजाक्स के पास युद्ध कौशल उसके साधना क्षेत्र से कहीं अधिक है। इसलिए वह अजाक्स के लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहता था। यही कारण है कि मैंने परीक्षण रखे हैं, है ना? बूढ़े व्यक्ति ने इस विचार से खुद को सहारा दिया क्योंकि जो उसके सभी परीक्षण पूरे कर लेगा वह उसका स्वामी बन जाएगा और वह उस व्यक्ति के हाथों में आयामी दरार का भविष्य सौंप देगा। इसलिए बूढ़ा आदमी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। चुनौती में जितनी अधिक शक्ति, धैर्य, क्षमता और बुद्धिमत्ता होगी, आयामी दरार का भविष्य उतना ही महान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें बहुत क्षमता है, बहुत धैर्य है और वह अपने साथियों के बीच शक्तिशाली है। हालांकि साधना जगत में जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बुद्धि होगी। अब मैं उसकी बुद्धि का परीक्षण करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी में कुछ ऐसे गुण थे जो उसके मालिक में होने चाहिए। इसलिए वह अजाक्स को जिन परीक्षणों से गुजार रहा था, उनसे उसके सभी गुण सामने आएंगे। यद्यपि अजाक्स ने केवल एक ही आधिकारिक परीक्षण पूरा किया था, फिर भी बूढ़ा व्यक्ति अपने स्वामी बनने के लिए आवश्यक कई गुणों का आकलन करने में सक्षम था। जब तक आप इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, मैं आपको अपना गुरु मानूंगा। बूढ़ा व्यक्ति दूसरे परीक्षण को देखने के लिए उत्साहित था क्योंकि अगर अजाक्स सफल हो जाता है, तो बूढ़े व्यक्ति को एक गुरु मिल जाएगा। समय पूरा हो गया है। मैं मुकदमा शुरू कर रहा हूँ। जल्द ही अजाक्स द्वारा मांगे गए कुछ मिनट बीत गए और बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स को सूचित किया कि वह परीक्षण शुरू करने जा रहा है। मैं तैयार हूँ। हालांकि अजाक्स ने कहा कि वह तैयार है, तथापि वह अभी भी परीक्षण समाप्त करने का कोई तरीका नहीं खोज पाया है। मेरे पास अभी भी मेरी मौलिक आत्माएं और आत्मिक जानवर हैं। चूंकि मैं आत्मिक जानवरों को नहीं मार सकता, इसलिए मेरी मौलिक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर उन्हें मार सकते हैं, है ना? अजाक्स ने अपने मन में सोचा जैसे वह बूढ़े आदमी से कोई सवाल पूछ रहा हो। ये सही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूढ़ा आदमी शुरू से ही उसके सारे विचार सुन सकता था। इसलिए अजाक्स ने बस इसके बारे में सोचा क्योंकि उसे यकीन था कि बूढ़ा आदमी उसके विचार सुन सकता है। तुम्हारी साधना के साथ साथ मैंने तुम्हारी आत्मिक चेतना को भी सील कर दिया है। इसलिए तुम उन्हें बुला नहीं सकते। अगर संयोग से तुमने उन्हें बुला लिया तो मैं इसे यह मान लूंगा कि तुम परीक्षण में असफल हो गए। बूढ़े आदमी के शब्दों से अजाक्स को बहुत धक्का लगा, जिससे उसे लगा कि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। इस मुकदमे को खत्म करने का एक तरीका है। आपको बस सोचना है। सोचना है। हमेशा की तरह जब भी वह सारी उम्मीदें खो देता है, तो उसके दिमाग में पुरानी आवाज उसे प्रेरित करने लगती है और इस बार भी उसने वही किया। तुम ये कौन कर रहे हो? तुम इतने शक्तिशाली हो। पुरानी आवाज के साथ साथ अजाक्स के दिमाग में विचार भी अविश्वसनीय गति से घूमने लगे और उसे दूसरे परीक्षण को पूरा करने की थोड़ी सी आशा महसूस हुई और उसने तुरंत कुछ प्रश्न पूछे। हाँ, मैं इस आयामी दरार में सर्वशक्तिमान हूँ।
अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मैं बस अपनी उंगलियां चटकाकर ऐसा कर सकता हूं, बूढ़े आदमी ने गर्व से अपनी शक्तियों के बारे में बताया। तो क्या वे सभी वास्तविक आत्मिक प्राणी हैं या सिर्फ कल्पनाएं हैं? अजाक्स ने धीरे से अपना वास्तविक प्रश्न पूछा और बूढ़े व्यक्ति के भावों को ध्यान से देखा। जब आत्मिक जानवर तुम्हारा शरीर खाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ हाँ। बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स के इरादे समझ लिए और चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लाते हुए उत्तर दिया। अब मुकदमा शुरू होता है। अजाक्स के पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स को प्रश्न पूछने का कोई समय नहीं दिया और आत्मिक प्राणियों की ओर अपना हाथ हिलाया, जो उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे। शुभकामनाएं चैलेंजर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ट्रायल को पूरा कर लेंगे। बूढ़ा आदमी अजाक्स को पीछे छोड़कर अपनी जगह से गायब हो गया। ये लो, वे आ रहे हैं। हाँ हाँ, अजाक्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी जब उसने अपनी ओर आ रहे आत्मिक जानवरों को देखा। समुद्री टोरेन, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करता है या नहीं, मैं इसे खोजने के लिए केवल इसका प्रयास कर सकता हूं, अजाक्स ने आने वाले आत्मिक जानवरों को देखते हुए कहा। उसकी साधना बंद हो जाने के कारण तथा उसकी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों की सहायता के बिना उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उन आत्मिक जानवरों से बच सके जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। इसलिए उसने भागने की जहमत नहीं उठाई और अपने आसपास कुछ देखने लगा। वह पूरी तरह से बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था और जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, क्षितिज के उस पार कई पेड़ थे। यदि मैं पेड़ों पर चढ़ जाऊं तो मैं कई आत्मिक जानवरों से बच सकता हूं, हालांकि मेरे पास उन आत्मिक जानवरों से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा जो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। अजाक्स के दिमाग में कई विचार बिजली की गति से संसाधित हुए और जल्द ही उसने निर्णय लिया, अंत में मुझे अपने विचार को काम करने के लिए पेड़ों पर चढ़ना होगा। जो विचार उसे पहले आया था उसके लिए उसे पेड़ों पर चढ़ने की आवश्यकता थी और बिना समय बर्बाद किए वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और आने वाले आत्मिक जानवरों को ध्यान से देखा। लगता है यह मेरा भाग्यशाली दिन है। आने वाले आत्मिक प्राणियों को देखने के बाद अजाक्स ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा, वह क्या करने की योजना बना रहा है? जब उसने अजाक्स के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखी तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भौहें उठाई और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि इस परीक्षण के लिए नियम बढ़ाने में मैं गलत नहीं हूं। जल्द ही बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान आ गई, मानो वह चाहता हो कि अजाक्स परीक्षण पूरा करे। हर आयामी आत्मा को एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है जो शक्तिशाली, धैर्यवान और बुद्धिमान हो। इसलिए अगर अजाक्स सफलतापूर्वक दूसरा परीक्षण पूरा कर लेता है तो उसके पास वे सभी गुण होंगे जो वर्तमान आयामी आत्मा, जो एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में थी, को चाहिए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए बेशक वह अजाक्स के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर उत्साहित और खुश था। डॉट 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 15 डार्क एलिमेंट स्पिरिट बीस्ट और 25 वाटर एलिमेंट स्पिरिट बीस्ट। अगर यह भाग्यशाली दिन नहीं है तो फिर क्या है? प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ अजाक्स का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वह आने वाले आत्मा जानवरों की भीड़ में से जल प्रकार और अंधकार प्रकार के आत्मा जानवरों की गिनती कर रहा था। इसके अलावा रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट एक जल प्रकार का बीस्ट है जो वर्तमान में मेरी सेना में नहीं है। रैंक 4 के उस आत्मिक जानवर को जो मानव रूप में था देखकर अजाक्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया। डिंग, आत्मा जानवर, समुद्री टोरेंट जल प्रकार, खेती, रैंक 4। वर्णन, एक प्रकार का आत्मिक जानवर जो पुनः संवर्धन प्रक्रिया से गुजर सकता है और मानव रूप प्राप्त कर सकता है जब तक कि वे रैंक 4 तक पहुंच जाते हैं। ये पहली बार है जब मैं इस प्रकार के आत्मिक जानवर को देख या सुन रहा हूं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह आत्मिक जानवर ज़रोचेस्टर प्रांत से नहीं है। जब तक मैं इसे वश में कर लूं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जलीय आत्मा वाला जानवर कहां से आया है ना? अजाक्स ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। बिल्कुल सही, शुरू से ही उसकी योजना दो तरह के आत्मिक जानवरों को वश में करने की थी। वे थे जल प्रकार और अंधकार प्रकार। इन दो प्रकार के आत्मिक जानवरों को चुनने का कारण बहुत सरल था, क्योंकि उसके पास दो उपाधियां थी जो उसने सिस्टम से प्राप्त की थी। वे थे डार्क एलिमेंटलिस्ट और वाटर एलिमेंटलिस्ट। एड्स बाय पब फ्यूचर। थोड़े से प्रयास और इन दो उपाधियों की निष्क्रिय मदद से मैं रैंक 4 के आत्मिक जानवर को वश में कर सकता हूं और चूंकि यह एक मानव जैसा प्राणी है, इसलिए मैं इसे कुछ साधना संसाधनों से लुभा सकता हूं। अजाक्स ने सोचा कि मानव सदृश आत्मिक जानवर को वश में करना गैर मानव आत्मिक जानवर की तुलना में सबसे आसान काम था। हालांकि समस्या यह है कि मुझे अन्य आत्मिक जानवरों द्वारा मारे बिना रैंक 4 समुद्री टोरेन तक पहुंचना होगा। अजाक्स ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट तक कैसे पहुंचा जाए।
रैंक 4 के स्पिरिट बीस्ट से बिना किसी व्यवधान के बात करने के लिए मुझे 15 डार्क टाइप स्पिरिट बीस्ट और 25 वाटर टाइप स्पिरिट बीस्ट को वश में करना होगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा और उसने कुछ सोचा और रैंक 4 के आत्मिक जानवर के बारे में सोचना छोड़ दिया तथा रैंक 2 और रैंक 3 के 2 प्रकार के आत्मिक जानवरों पर ध्यान केंद्रित किया। स्वूश। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने अपने सिस्टम इन्वेंट्री में मौजूद प्रत्येक तत्व के सैकड़ों स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आने वाले स्पिरिट बीस्ट पर फेंक दिया। लानत है, मेरी साधना बंद हो जाने के कारण मैं उन्हें ज्यादा दूर नहीं फेंक सकता। अजाक्स ने थोड़ा सा कोसा और जल्दी ही उसने सोचा, फिर भी ये दूरी ही काफी होगी। सभी आत्मिक पत्थर जमीन पर पड़े थे और जब आत्मिक जानवरों ने उन आत्मिक पत्थरों को देखा तो वे अचानक वहीं रुक गए। बस यही है, जाओ और इन्हें खाओ। उन्हें रुकता देख अजाक्स उत्साहित हो गया और साथ ही वह अपनी योजना के अगले चरण के लिए तैयार हो गया। हालांकि अपनी योजना के अगले चरण के लिए उसे सभी आत्मिक जानवरों का ध्यान उससे हटाकर आत्मिक जानवर पर केंद्रित करने की आवश्यकता थी। क्रंच एड्स बाय पब फ्यूचर गल्प। सभी आत्मिक जानवर जमीन पर पड़े आत्मिक पत्थरों को देखकर उत्साहित हो गए और उत्साह से उन्हें चबाने लगे। अब समय आ गया है। जल्द ही अजाक्स ने अधिकांश अंधेरे और पानी प्रकार के आत्मिक जानवरों के स्थान की जांच की और उनकी ओर दौड़ पड़ा। हालांकि मैं रैंक 2 और रैंक 3 के स्पिरिट बीस्ट्स को स्पिरिट स्टोन्स की मदद से कुछ समय के लिए रोक सकता हूं, लेकिन मैं 5 मिनट तक भी नहीं रोक सकता। चलते हुए अजाक्स ने योजना के अगले चरणों के बारे में सोचना जारी रखा। इसके अलावा रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट को कम स्तर के स्पिरिट स्टोन से विचलित करना इतना आसान नहीं होगा। अजाक्स जानता था कि निम्न स्तर का स्पिरिट स्टोन रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट के लिए आकर्षक नहीं था और वह अपनी योजना को शीघ्र पूरा करना चाहता था। हम निम्न स्तर का आत्मा पत्थर। जैसा कि अजाक्स ने उम्मीद की थी, रैंक 4 समुद्री टोरेन ने उसके सामने आत्मा जानवरों को देखा जो निम्न स्तर के आत्मा पत्थरों को चबा रहे थे और अपनी मोटी भौहें उठाई। मूर्खों, खाना बंद करो और चुनौती देने वाले पर हमला करो। जब तक हम उसे मार देंगे, हमें उसकी आयामी दरार की आत्मा से और अधिक पुरस्कार मिलेंगे। मानव सदृश समुद्री टोरेन ने मानव भाषा में बात की और अपने सामने खड़े रैंक 2 और रैंक 3 के आत्मिक जानवरों को अजाक्स पर हमला करने का आदेश दिया। गर्जन गर्जन। जैसे ही सभी आत्मिक जानवरों ने समुद्री टोरेन शब्द सुने, वे दहाड़ने लगे और अजाक्स की तलाश शुरू कर दी। NO12BIN.CO गर्जन। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे उसे ढूंढ नहीं पाए और समुद्री टोरेन की ओर देखकर दहाड़ने लगे, मानो वे उससे अजाक्स के बारे में पूछ रहे हो। वह कहाँ है? यहां तक कि रैंक 4 आत्मा जानवर भी एक पल के लिए अजाक्स को खोजने में असमर्थ था और दूरी में विशिष्ट पेड़ को देखकर मुस्कुराया, तो आप यहां छिपे हुए हैं। सब लोग हमला करो। उस विशिष्ट वृक्ष की ओर अपनी उंगली इंगित करते हुए रैंक 4 सी टोरेन ने रैंक 2 और रैंक 3 आत्मिक जानवरों को हमला करने का आदेश दिया। बातचीत। अजाक्स, जो रैंक 4 समुद्री टोरेन द्वारा इंगित पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, वहां से भागने से पहले उसे शाप दिया। लगता है अब मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अजाक्स को लगा कि उसकी पिछली योजनाएं अब काम नहीं करेगी और उसने अपनी योजना बदलने के बारे में सोचा। क्योंकि रैंक 2 और रैंक 3 के आत्मिक जानवरों को वश में करने के लिए अजाक्स को कम से कम 1 मिनट की आवश्यकता थी। हालांकि रैंक 4 का आत्मिक जानवर बहुत सावधान था और उसने अजाक्स को बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं दिया। सिस्टम परीक्षण शुरू होने के बाद से कितने मिनट बीत चुके हैं? भागते समय अजाक्स ने सिस्टम से समय के बारे में पूछा। डिंग। परीक्षण हेतु शेष समय 4 मिनट। जल्द ही सिस्टम ने अधिसूचना भेजी जिसमें परीक्षण के लिए शेष समय था। क्या केवल 1 मिनट ही बीता है? अजाक्स ये देखकर हैरान रह गया कि केवल कुछ ही मिनट बीते थे, क्योंकि उसे लगा कि कम से कम 3 मिनट तो बीत ही गए थे। लगता है बूढ़ा आदमी एक बार फिर गंदी योजना बना रहा है। ये समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा कि बूढ़ा व्यक्ति परीक्षण के समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हालांकि वह उससे कुछ नहीं कह सका क्योंकि अजाक्स बूढ़े व्यक्ति को खोजने में असमर्थ था। मुझे खोज रहे हो? माफ करना, लेकिन पहले तुम्हें मुकदमा पूरा करना होगा। बूढ़ा आदमी, जो आकाश से अजाक्स को देख रहा था, मुस्कुराते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी कारणवश बूढ़ा आदमी तब भी मुस्कुराता रहा जब अजाक्स नुकसान में था। इससे पहले वह उत्साहित था क्योंकि उसने सोचा था कि अजाक्स परीक्षण पूरा कर लेगा। हालांकि अब अजाक्स आत्मिक जानवरों से भाग रहा था। वह अभी भी अजाक्स को लेकर क्यों उत्साहित थे, यह कोई नहीं जानता। ये दौड़ मुझे परीक्षण पूरा करने में मदद नहीं करेगी, अजाक्स ने चुपचाप सोचा क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वह उन आत्मिक जानवरों से आगे नहीं निकल सकता और सोचता रहा, मैं सीधे उस रैंक 4 आत्मिक जानवर के साथ सौदा करूंगा।
जल्द ही आत्मिक जानवरों से भागने के बजाय अजाक्स ने उनका सामना करने का निर्णय लिया। रोक। अपने मन में यह विचार रखते हुए अचानक अजाक्स वहीं रुक गया और आने वाले आत्मिक जानवरों की ओर मुंह कर लिया। अरे समुद्री टोरेन, मैं एक ऐसा सौदा करना चाहता हूं जो इस आयामी दरार की आत्मा के साथ तुमने जो सौदा किया है उससे बेहतर हो। ऊंची आवाज में अजाक्स ने आने वाले आत्मा जानवरों पर चिल्लाया। हालांकि रैंक 4 के आत्मिक जानवर ने अजाक्स को कोई जवाब नहीं दिया और आत्मिक जानवरों ने उसकी ओर दौड़ना बंद नहीं किया। उसी समय समुद्री टोरेन ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और फिर से नीचे देखते हुए बुदबुदाया, एक नीच प्रांत का इंसान मेरे साथ सौदा करना चाहता है? क्या मजाक है? हालांकि अजाक्स समुद्री टोरेन से बहुत दूर था और वह उसके चेहरे पर भाव नहीं देख सका। ऐसा लगता है कि मुझे वह वस्तु निकालनी होगी जिसका मैं उसके साथ व्यापार करना चाहता हूं। अजाक्स ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और जल्दी से अपनी सूची से एक हरे रंग की गोली निकाली। जैसे ही उसने अजाक्स के हाथों में गोली देखी, समुद्री टोरेन सामान्य रूप से बोलने में असमर्थ हो गया और उसके शब्द हकलाने लगे। वह गोली कोई और नहीं बल्कि एडवांस एसेंस गोलियां थी जो उसने 5 तत्वों की दुनिया में बनाई थी। उनके अवलोकन के अनुसार एक बुद्धिमान आत्मिक जानवर कभी भी इसके प्रलोभन का विरोध नहीं करेगा। आखिर ये आत्मिक जानवर अभी भी मेरी ओर क्यों दौड़ रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स, जो रैंक 4 के आत्मिक जानवर के हाथ में गोली देखकर उसकी स्थिति से अनभिज्ञ था, चिंतित हो गया क्योंकि आत्मिक जानवर अभी भी मुझ पर झपट रहे थे और वे उससे 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। अरे वाह, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्नत सार गोली वह वस्तु थी जिसे वह रैंक 4 के आत्मिक जानवरों के साथ व्यापार करना चाहता था, क्योंकि स्नोवी, जो अब सामान्य क्षेत्र में था, इसके प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। हालांकि अभी भी भागते हुए आत्मिक जानवरों को देखकर अजाक्स चिंतित हो गया और दुविधा में पड़ गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। ऐसा लग रहा है कि मैं मुकदमे में असफल हो जाऊंगा। जल्द ही वह उलझन में पड़ गया और मुकदमा पूरा करने की उम्मीद खो बैठा। वह गोली क्या है? बूढ़ा आदमी, जो ऊपर से अजाक्स को देख रहा था, अजाक्स के हाथ में हरे रंग की गोली पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था। हालांकि उसे बहुत सी चीजों का बहुत ज्ञान था, लेकिन कीमिया उनमें से एक नहीं थी। इसलिए वह गोली को पहचानने में असमर्थ था। हालांकि उसे लग रहा था कि यह एक दिलचस्प गोली है। खैर, मुझे लगता है कि मैं बिना किसी कारण के उत्साहित हो गया। जल्द ही, जब उन्हें लगा कि अजाक्स के पास मुकदमा पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपना सिर हिला दिया। जल्द ही आत्मिक जानवरों का समूह अजाक्स तक पहुंच गया और वे वहां रुके नहीं, क्योंकि वे अजाक्स को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। रुकना। जब आत्मिक जानवर अजाक्स पर हमला करने ही वाले थे, तभी आसपास एक तेज आवाज गूंजी जिससे सभी आत्मिक जानवर वहीं रुक गए और जल्दी से उस आवाज के स्रोत को देखने के लिए पीछे मुड़े। बस 1 मिनट रुको, देखते हैं इस इंसान का मामला क्या है। वक्ता कोई और नहीं बल्कि रैंक 4 का आत्मिक जानवर समुद्री टोरेन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गर्जन। जैसे ही टेकी ने उसके लिए रास्ता साफ किया, सभी आत्मिक जानवर दहाड़ने लगे। ओह, मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया। लगता है कि एडवांस एसेंस की गोली मेरी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। अंततः जब उसने रैंक 4 सील टोरेन की आवाज सुनी, तो अजाक्स ने राहत की सांस ली और समुद्री टोरेन की ओर देखा। समुद्री टोरेन बड़े कदमों से अजाक्स की ओर चला और केवल कुछ कदमों में ही वह अजाक्स के पास पहुंच गया और उसके सामने खड़ा हो गया। केवल अब अजाक्स स्पष्ट रूप से रैंक 4 समुद्री टोरेन को देखने में सक्षम था और उसकी उपस्थिति से हैरान था। उसके सामने समुद्री टोरेन की ऊंचाई 2 मीटर थी, उसका चेहरा गाय जैसा था और कानों के स्थान पर उसके 2 छोटे छोटे गलफड़े थे। जब उसने समुद्री टोरेन को नजदीक से देखा, तो अजाक्स को लगा, ये समुद्री टोरेन किसी राक्षस जनरल से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो, मानव, तुम मेरे साथ किस तरह का सौदा करना चाहते हो? जब अजाक्स अपने विचारों में डूबा हुआ था, समुद्री टोरेन ने अपनी कर्कश आवाज में बात की और अजाक्स के सौदे के बारे में पूछा। अगर तुम मुझे अगले 10 मिनट तक परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये गोली दे दूंगी। जल्द ही अजाक्स ने जवाब दिया और वह अपने हाथों में एक गोली लेकर खेल रहा था। माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। समुद्री टोरेन ने अजाक्स के सौदे को अस्वीकार करने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। क्यों हो? अजाक्स को एक क्षण के लिए समझ में नहीं आया कि समुद्री टोरेन उसके सौदे को क्यों अस्वीकार कर रहा है, तथापि उसे कुछ बात समझ में आ गई। ऐसा लगता है कि इस आयामी दरार की आत्मा ने उन्हें कुछ अच्छे पुरस्कार देने का वादा किया है। अजाक्स ने एक और उन्नत सार गोली निकालने से पहले चुपचाप अपने दिमाग में सोचा। एक और। जब उसने अजाक्स के हाथों में अन्य उन्नत सार गोली देखी, तो रैंक 4 समुद्री टोरेन हैरान हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे कौन सी गोलियां हैं जो इस घमंडी समुद्री टोरेन को इस चुनौती देने वाले पर हमला करने से रोक सकती है?
आयामी दरार की आत्मा एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई जब उसने समुद्री टोरेन के चेहरे पर भाव देखे। दानव दुनिया का पोर्टल बंद। आमतौर पर वह बहुत अहंकारी व्यवहार करता है, हालांकि मैंने ही उसे आश्रय दिया है, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह भाव नहीं था। अजाक्स के हाथ में हरे रंग की गोली देखकर बूढ़ा आदमी समुद्री टोरेन के अजीब व्यवहार से सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए परीक्षण पूरा करने का अभी भी कुछ मौका है। बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और ध्यान से उनकी बातचीत सुनी। NO12BIN.CO शापित जंगल के मध्य भाग में, जबकि अजाक्स मानव गाय की तरह दिखने वाले रैंक 4 समुद्री टोरेन के साथ सौदा कर रहा था, मालिकहीन आयामी दरार में पुराने गिल्ड मास्टर और अन्य लोग धैर्यपूर्वक दानव सेना के तीसरे बैच की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा, तब अचानक बूढ़ा गिल्ड मास्टर जमीन से उठ खड़ा हुआ और बोला, लगता है कि दानव सेना ने अपना आक्रमण रोक दिया है। हालांकि हमें उनके आक्रमण को अचानक रोकने का कारण नहीं पता है, फिर भी हमें अगले कुछ दिनों में सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा कहते समय बूढ़े गिल्ड मास्टर के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। हम समझ गए, गिल्ड मास्टर, और हम सावधान रहेंगे। बूढ़े गिल्ड मास्टर की बातें सुनकर ब्लड उठे और एडमंड दोनों ने सिर हिलाकर एक स्वर में उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा। गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और उस दिशा में देखा जिस ओर रुल्फ और अन्य 2 भाड़े के सैनिक दस्ते उसके साथ गए थे। क्या रुल्फ से कोई खबर है? हालांकि एडमंड को हमेशा रुल्फ से लड़ना पसंद था। वह नहीं चाहता था कि रुल्फ को कुछ हो, क्योंकि वह जानता था कि रुल्फ एक बहुत अच्छा साधक है। वह इतना अच्छा है कि एक दिन उसकी यही अच्छाई उसकी जान ले लेगी। एडमंड ने रुल्फ के व्यक्तित्व के बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाया। रुल्फ एक अनाथ था, जिसने क्रूर खेती की दुनिया में कई कठिन चीजों का सामना किया था। हालांकि गिल्ड मास्टर से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया था, जिसने उसे विभिन्न चीजों के बारे में सिखाने के साथ साथ उसकी बहुत अच्छी देखभाल की थी। हालांकि एडमंड जानता था कि रुल्फ की सबसे बड़ी कमजोरी मानवता थी। वह केवल मनुष्यों को अन्य जातियों से बचाने के बारे में सोचता है। हालांकि वह अभी भी ज़ेरोचेस्टर प्रांत में शाही परिवार और अन्य शीर्ष शक्तियों की चालाकी को नहीं समझ पाया है। मुझे उम्मीद है कि आज की घटना के बाद वह उनके बारे में समझ जाएगा। एडमंड रुल्फ के बारे में लगभग सब कुछ जानता था और हमेशा उसे बदलने की कोशिश करता था। यही कारण था कि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन गए और एक दूसरे की सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, शाही परिवार नहीं चाहता कि उनके लिए उच्च मूल्य वाले लोगों को कुछ भी हो। बूढ़े गिल्ड मास्टर की बातें सुनने के बाद एडमंड ने गिल्ड मास्टर की ओर देखते हुए मुस्कुराया। मैं आज की घटना को नहीं भूलूंगा और निश्चित रूप से शाही परिवार को इसका बदला दूंगा। बूढ़े संघ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि वह जानता था कि क्या होता अगर राक्षस सेना का तीसरा जत्था उनकी आत्मिक चेतना के खाली हो जाने के ठीक बाद आता। हालांकि मैं आपके जितना अनुभवी नहीं हूं, गिल्ड मास्टर। मुझे पहले से ही शीर्ष शक्तियों के इरादों के बारे में पता था। वे सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं और ज़ोरोचेस्टर प्रांत में एक नई शक्ति का उदय नहीं चाहते हैं। कुछ क्षण सोचने के बाद एडमंड ने ज़ोरोचेस्टर प्रांत की शीर्ष शक्तियों के बारे में अपनी कुछ धारणाएं और समझ साझा की। एड्स बाय पब फ्यूचर। शाही परिवार 3 शीर्ष संप्रदायों और 5 महान परिवारों और भाड़े के सैनिकों के संघ जैसी सभी शीर्ष शक्तियों के बीच भाड़े के सैनिकों का संघ नई शक्ति थी जो पिछले 2 दशकों में ज़ोरोचेस्टर प्रांत में उभरने लगी थी। सभी पुरानी शीर्ष शक्तियों ने सोचा कि भाड़े के सैनिकों का संघ बहुत तेजी से ताकतवर हो रहा है, वे इसे रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुदृढ़ीकरण नहीं भेजा, क्योंकि वे चाहते थे कि भाड़े के सैनिकों के संघ और उसके भाड़े के सैनिकों को ज्यादा नुकसान हो। खैर, वापस शीर्ष पर। जल्द ही पुराने गिल्ड मास्टर ने शीर्ष शक्तियों के बारे में सोचना बंद कर दिया और जारी रखा। रुल्फ ने कहा कि उसे कुछ कहना है और वह चाहता है कि आप सभी भाड़े के सैनिकों के गिल्ड में आए। आप क्या कहते हैं? बूढ़ा गिल्ड मास्टर काफी गंभीर दिख रहा था जब उसने एडमंड, ब्लड रोज और डार्बाउडर से पूछा। मैं हमेशा तैयार हूं। मैं भी। एडमंड और ब्लड रोज दोनों ने अपने बगल में खड़े बर्बरियन की ओर देखने से पहले बूढ़े गिल्ड मास्टर की ओर सिर हिलाया। मैं आपके साथ जाऊंगा। दरबाउद्र ने पुराने गिल्ड मास्टर से सहमति जताई और बैठक में भाग लेने के लिए भाड़े के सैनिकों के गिल्ड में जाने का फैसला किया। अजाक्स कहाँ है? जब बूढ़े गिल्ड मास्टर ने दारबाउडर को देखा, तो उसे अचानक अजाक्स का ख्याल आया और उसने उसे ढूंढने के लिए अपने आसपास जांच की। ये सही है, मैंने उसे पिछले कुछ घंटों से नहीं देखा है। इसलिए एडमंड भी चिंतित होकर अपने आसपास की चीजों की जांच करने लगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्टर ने कहा है कि वह कुछ देर आराम करने के लिए भाड़े के सैनिक आवास भवन में जा रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके चिंतित चेहरों को देखकर दारबाउडर ने अपना सिर हिलाया और उनसे अजाक्स के बारे में झूठ बोला।
क्योंकि अजाक्स चाहता था कि दाराबुद्र उसकी रक्षा करे, इसलिए उसने बस उसके आदेशों का पालन किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपने आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में अजाक्स को महसूस नहीं कर सकता। बूढ़े गिल्ड मास्टर ने मुस्कुराते हुए दरबाउद्र को उत्तर दिया। जल्द ही एडमंड और ब्लडरोज ने भी अजाक्स के बारे में चिंता करना बंद कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अजाक्स के पास अब शापित जंगल के मध्य भाग में जाने की क्षमता थी। उद्धरण